चाहा था, तो पहला संभवतः सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट यह लाया था। सिविल सोसाइटी का जो अवधारणा है वह कहीं न कहीं वह संचार व्यवस्था के विकास से भी जुड़ा हुआ है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उस समय पत्र पत्रिका, पोस्ट कार्ड वगैरह के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता था। फिर प्रिंटिंग प्रेस जब आया तो उसी से पहले तो खास लिपि लिखी जाती थी, तो आप कितनी पुस्तकें लिख सकते हो, लेकिन आगे चलकर आप पुस्तकों को प्रिंट करके अधिक से अधिक हाथों में पहुंचा सकते थे। तो विचारों का तेजी से आदान प्रदान हुआ। फिर मैंने बताया कॉफी हाउस बने, उसमें कॉफी पीते हुए विद्वान आपस में सिट टुगेदर करते थे, विचारों का आदान प्रदान करते थे। तो उसी के लिए टर्म आता है सिविल सोसाइटी। तो इसी को अब जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे होंगे तो धैर्य रखना, भूलना मानव की स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो कोई आपका ही नहीं है। मैं तो कई बार स्वयं फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ, इतनी पुस्तकें पढ़ता हूँ, लेकिन फिर उसको सबको रखना पड़ता है अंडरलाइन करके, पेज मोड़ के कुछ, फिर वो भूल जाने की बात होती है। ऐसा नहीं है कि उसमें थोड़ा सा फर्क वही पड़ता है कि अगर पैशन हो और आशावाद हो, ऑप्टिमिज्म बहुत आवश्यक है प्रगति के लिए लाइफ में, खासकर सिविल सेवा की तैयारियों में। ऐसे ऐसे अच्छे बच्चों को देखता हूँ कि इतने डरते हैं वो कि उसे परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब हो जाता है। अगर थोड़ा बोल्ड रहोगे तो परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा जीवन के हर क्षेत्र में। तो पहली बात है कि डरो नहीं, अपने आप पर भरोसा रखो। अपने आप पर भरोसा रखना बहुत ही आवश्यक है। अब कई बच्चों का सवाल होता है, जैसे मैंने अपने असिस्टेंट को भी डिप्यूट कर रखा है, उससे आप लोग अगर चाहो तो एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन कर सकते हो, लेकिन जरूरत आपको बहुत नहीं पड़ेगी। वजह क्या है कि कुछ चीजें तो आप क्लास में समझ रहे हो। अब जैसे कहते हो नोट्स बनाना, नोट्स क्या बनाओगे इसमें? नोट्स क्या बनना है? जो तुम्हारे पास है वही नोट्स है, उसी में साइड में पॉइंट लिख लिया, कॉपी में कहीं इनफॉर्मल बना लिया, क्लास में तुम्हारी कॉपी बन ही रही है। यूनिवर्सिटी एग्जाम थोड़ा है कि इसमें नोट्स की बहुत ऐसी जरूरत होती नहीं, क्योंकि आप जो चीज आप जान रहे हो, पढ़ रहे हो, उसी को मतलब इलेबोरेट करके निकालना पड़ता है। कोई निश्चित स्ट्रक्चर और क्वेश्चन तो होता नहीं। वो इतना घुमा के क्वेश्चन आपको देते हैं जो किसी एक टॉपिक से, कई बार एक से दूसरी टॉपिक से दो दो तीन तीन टॉपिक मिलाकर होता है। एक स्ट्रक्चर बनवा दो, जिसको तुम नोट्स कहते हो, नोट्स नहीं उसको बोलो स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो मैं क्लास में ही आपको बना देता हूँ, तो उसमें दिक्कत नहीं। अब जैसे अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी गृहयुद्ध, अमेरिकी क्रांति का दूसरा चरण माना जाता है। कालक्रम के अनुसार से तो वो बहुत बाद में, वो 19वीं सेंचुरी की सच्चाई। और हम आपको जो पार्ट 2 में बढ़ रहे हैं, आपको याद है कि 4 हम मेजर टॉपिक को लिया है 19वीं सेंचुरी तक: प्रबोधन, अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, और 19वीं सदी में समाजवाद एवं 19वीं सदी में उदारवाद एवं राष्ट्रवाद का विकास है। तो ये टॉपिक है, तो ये आपस में जुड़ते हैं। परंतु अमेरिकी क्रांति करते हुए, इसको थोड़ा सा हाइट पर लाओ, अमेरिकी क्रांति करते हुए उसे अमेरिकी गृहयुद्ध 19वीं सेंचुरी की सच्चाई है, तो उसी 19वीं सेंचुरी की सच्चाई को हम लोग कवर करेंगे। तो पहले आप लोगों के लिए एक प्रश्न रख देता हूं, आप लोग इसको ट्राई कर लेना। प्रबोधन ने आधुनिक यूरोप की आधारशिलाएं रखी। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए।
अब इसमें आपको बहुत ज्यादा जद्दोजहद में नहीं पढ़ना है। कल मैंने आपको प्रबोधन पढ़ाया था, आप लोगों ने फिर घर पर जाकर रिवाइज भी किया था उसको। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 4 से 5 पॉइंट तुम निकाल सकते हो, तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर पूछ। हर क्वेश्चन पर 4 से 5 पॉइंट निकालो और मस्त रहो। अगर बुकलेट में 8 पॉइंट दिया हुआ है, तुम्हें 4 बढ़िया पॉइंट याद आ रहा है तो खुश हो जाओ। 8 न तुम लिख पाओगे, न 8 की जरूरत होगी। मुख्य रूप से सोचो किसी चीज पर, जीवन में फार्मूला सोचो, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। उन 4 से जो निकल कर आता है उन 4 को आप मेंशन कर दो। इतना नहीं लिख सकते तो क्या लिख सकते, इतना पर तो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अब अगर क्वेश्चन सेटर थोड़ा क्वेश्चन को टेढ़ा कर दे और इसी प्रश्न को स्टेटमेंट, जो टॉपिक स्टेटमेंट है यही रहे, और डायरेक्टरी चेंज कर दे, इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? अब आप में से कितने लोग बता सकते हो कि यह दोनों प्रश्न अलग अलग है या दोनों प्रश्न एक है? कितने लोग बता सकते हो? समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा ना? तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे? समझ में आ रहा? दोनों प्रश्न एक है या अलग अलग? बाय द वे, इसमें आपने 4 या 5 पॉइंट लिखा। इसको अलग करने के लिए आप में से कोई बता सकता है कि कोई इसको अलग करने के लिए कुछ नई बात लिख सकता है क्या? क्या सीमाएं? समझ गए ना? सब कुछ तुम लोग समझ रहे। इससे ज्यादा कहां समझने की जरूरत है? और इससे ज्यादा समझने और लिखने की अनुमति यूपीएससी कहां देता है? जब तक मंसूबा बांधोगे, सिलेक्ट होके चले जाओगे और तब सोचोगे वहां की क्या पढ़ने का मंसूबा बनाए थे, तो नई पुस्तक का आंसर लिख दिया, सिलेक्शन हो गया। ये जो 4 कहोगे भाई इतने लोग क्यों नहीं सफल होते हैं, तो आपकी इतने मेधावी नहीं है, 4 बिंदु नहीं जान रहे। आपको जिस प्रकार से रगड़ रहा हूं ना, उस तरह से वो रगड़े नहीं जाए। आप जो रगड़े जा रहे हो ना, बेचैन मन हो रहा है, इसका मतलब है ऑपरेशन हो रहा है। इस ऑपरेशन के बाद जब निकलोगे तो सोच, विचार, दृष्टिकोण, पढ़ने का तरीका सभी नया होगा। दिस इज अ सर्जरी, स्लाइटली पेनफुल बट लेटर एंजॉयबल। तो पेन हो रहा है तो पेन को बर्दाश्त करो। काश हम लोग को समय पर कोई पेन दे दे, सारा पेन स्वयं लेना पड़ा। मैंने बताया ना कि अधिकांश बच्चों को पता ही नहीं चल पाता है कि क्या करना है। कहेंगे भाई हम प्रबोधन, तुम 1 मिनट में कर दोगे। प्रबोधन क्या है भाई? मध्यवर्ग का विचार है और ये चेंज हुआ है और इसको ऐसे। अब चेंजेस को डेली 10-15 मिनट सोचते रहो, हर 10-15 मिनट्स डेली सोचते रहो कि फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था, सेकंड पार्ट में हम क्या चेंज देख रहे हैं, थर्ड पार्ट में चेंज दिखाऊंगा वो, और वहां से लेकर 2020 तक, है ना? तो फिर किसी बच्चे को कहना चाहिए चलो तुम एक डिनर पार्टी हमको दो, तो मैं तुमको ऐसा एक स्वाद चखाता हूँ, दुनिया को दिखाता हूँ, प्रस्तर युग से लेकर 3D प्रिंटर। एक बार जब लेक्चर दे दोगे तुम्हारे पैरों पर सो जाएगा कि बहुत आप महान। तो ये चीज कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आता है तो उसका ऐसा नहीं इसकी मेमोरी अनकॉमन बुक है। वो एक टेक्निक से चीजों को रखता है, क्योंकि एक टेक्निक से चीजों को स्ट्रक्चर बनाकर उस पर आवश्यक चीजें तुम्हें याद हो। अब चलो, अमेरिकी क्रांति पर तुमने पढ़ा होगा, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे उलझन है, अमेरिकी युद्ध पर उलझन है। देखो आज मैं इस उलझन को कैसे सुलझाता हूँ भाई, इस उलझन को मैं सुलझाता हूँ। पहली बात यही करते हैं, इस प्रबोधन का अमेरिकी क्रांति से संबंध क्या? जैसे आप देखो, आप अब हमारा काम है कारण भी पढ़ना, महत्व भी पढ़ना, घटनाक्रम भी देखना, ये तो अपना काम है। लेकिन वह क्वेश्चन कारण करके, महत्व करके और घटनाक्रम के नहीं पूछे। वो एक बिंदु कहीं से निकाल कर पूछ देंगे और तुम खोजते रहो इसको कारण से कितना निकालूं, महत्व से कितना निकालूं और घटनाक्रम से कितना निकालूं। बस यही फर्क है। तो सबसे पहले अगर तुम्हारा टॉपिक पढ़ा हुआ होता है तो तुम प्रश्न को समझ लेते और प्रश्न को समझकर उसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि इस प्रश्न का डिमांड क्या है। सबसे पहली चुनौती होती है प्रश्न को समझने की। जब प्रश्न को तुमने समझ लिया तो फिर कोई समस्या नहीं। इसमें आप देखते हो जो प्रबोधन जो टर्म है, इसका अमेरिकी क्रांति से यह कैसे जुड़ता है। तो एक फैक्टर आता है वाणिज्यवाद पर प्रहार, चाहे वाणिज्यवाद की आलोचना, और दूसरा आता है
स्वतंत्रता, दूसरा आता है मानव एवं व्यक्ति के अधिकारों के प्रति, मानव एवं व्यक्ति के अधिकारों के प्रति सजगता का भाव। तो इतना बड़ा शब्द कहीं आपको कंफ्यूज ना कर दे, इसके लिए ब्रैकेट में डाल देते हैं वैचारिक समर्थन। ये आप में से कोई बताएगा, आप लोगों ने तो प्रबोधन पढ़ा हुआ है, क्या प्रबोधन वाणिज्यवाद को जस्टिफाई करता है या वाणिज्यवाद पर प्रहार करता है? आप में से कौन कौन बताएगा कि वाणिज्यवाद पर प्रहार कैसे करता है? क्या मुक्त अर्थव्यवस्था, उसके लिए एक टर्म आपने दिया है, कौन सा टर्म है? लेसेज फेयर। वेरी गुड, तुम लोग की बहुत अच्छी प्रगति चल रही, बहुत अच्छी प्रगति। इतना ही हम तुमसे चाहते थे, इससे ज्यादा हम चाहते भी नहीं। इतना पर तुम लोग मेंटेन रख लो तो फिर मुझे सेटिस्फैक्शन है कि हाँ, हम लोग की सही दिशा में काम हुआ। तो शुरू में जब जैसे वर्ल्ड शुरू करते हैं तो शुरू का 1 वीक बहुत चैलेंजिंग होता है मेरे लिए। एक दिन मेरे लिए भी बहुत भारी पड़ता है कि आज बच्चा कैसा सोच रहा है। जिस स्टेज पर तुम पहुंच गए हो उस पर फिर मेरा आनंद का समय आ जाता है, जो आ गया है तुम्हारी क्लास में। लेसेज फेयर, हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे का कुछ पता नहीं चल पा रहा है, प्रश्न उनका नहीं आ रहा है, इसका मतलब है वो लोग भी कंफर्टेबल है। थैंक यू। देखिए, मतलब लेसेज फेयर जो टर्म आया, इसका भी बड़ा दिलचस्प उद्भव। आपको याद है, यही मध्य वर्ग था जिसको जिस समय कुलीन वर्ग और चर्च से संघर्ष था तो उसे राजतंत्र रूपी बैसाखी के सहारे चलने की जरूरत हुई थी, तो राजतंत्र के साथ गठबंधन बनाकर रखा था, याद होगा। अब जब देखा कि भाई अब उसमें शक्ति और आत्मविश्वास आ गया, तो घटना हुई थी कि फ्रांस का शासक लुई 14वां था। उसका एक मंत्री था जिसका नाम था जीन बैप्टिस्ट कोलवर्ट। जैसे आपने जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना है, जो 1664 में उसका फॉर्मेशन पेरिस में हुआ था और 1667 में पहली बार इंडिया में आया था। उस कंपनी का फॉर्मेशन में उसी की बहुत बड़ी भूमिका थी, जो जिसको तुम कहते हो जीन बैप्टिस्ट कोलवर्ट, यानी कोलवर्ट नाम। वो बहुत बड़ा वाणिज्यवादी था, मतलब पूरी इकोनॉमी को नियंत्रण में रखने का। तो एक बार लॉयंस एक जगह थी जहां पर बहुत सारे मर्चेंट्स एक्टिव थे, मतलब वो कैपिटलिस्ट क्लास का घर था, व्यापारियों का। तो लॉयंस के व्यापारियों को एड्रेस करने गया था, मतलब उनको कम्युनिकेशन देने। तो लॉयंस के व्यापारियों को उसने राज्य की तरफ से कहा कि प्लीज टेल मी कि व्हाट वी कैन डू फॉर यू पीपल। तो यूनानिमसली द मर्चेंट्स रिप्लाइड दिस इज नॉट फेयर, कि अगर आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं तो कृपा करके अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप बंद करें। तो फ्रेंच टर्म है दिस इज नॉट फेयर। तो बाद में एडम स्मिथ ने उसमें नॉन टर्म को ड्रॉप कर दिया और लेसेज फेयर टर्म को चला दिया। तो यह बात तो तुम लोग अच्छी तरह समझ गए कि वाणिज्यवादी की नीति पर लेसेज फेयर प्रहार करा। एक और बहुत अच्छा कोइंसिडेंस तुमने पढ़ा होगा मेरे मैटर में, और अमेरिकी क्रांति वहीं से शुरू की, कि 1776 के वर्ष का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। एक तरफ इट वाज नॉट मेयरली अ कोइंसिडेंस, इट वाज ऑन द ईयर 1776 कि देयर वाज द पब्लिकेशन ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस बाय एडम स्मिथ, एंड ऑन द सेम फेटफुल ईयर देयर वाज द आउटब्रेक ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। दोनों का एक साथ होना 1776 के वर्ष में, वो भी कहीं ना कहीं दोनों के बीच, प्रबोधन के बीच और इसके बीच मर्जर को दर्शाता है। अब दूसरी बात आ गई कि जिस समय यूरोपीय प्रबोधन हुआ था, तो कहीं ना कहीं तुम पढ़े होगे कि अमेरिका के 2 नेता ने यूरोप की यात्रा भी की थी। एक का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तुम साइंस वाले भी जानते हो, इलेक्ट्रिसिटी के आविष्कार का श्रेय भी इसको दिया जाता है। अब ऐसे बड़े विरले व्यक्तित्व होते हैं कि साइंस में इतने आगे हों, साइंटिफिक नॉलेज में, और इतने बड़े मतलब पॉलिटिकल लीडर भी हो। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन तथा पैट्रिक हेनरी, ये 2 लीडर यूरोप आए, यूरोप में यात्रा की और यहाँ के विचारों से प्रभावित होकर लौटे। और जब अपने यहाँ क्रांति लाई तो उन्होंने मानव के अधिकार, ह्यूमन राइट्स की, और जो उन्होंने व्यक्ति के अधिकारों की मांग उठाई, वो कहीं ना कहीं प्रबोधन के विचारों से प्रेरित था। अगर प्रबोधन का अमेरिकी क्रांति पर प्रभाव की बात होगी तो यह आपके लिए काफी है। केवल इन्हीं 2 बातों को आप मेंशन करने में सक्षम होंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं अमेरिकी क्रांति। अब देखिए, हम अभी अमेरिकी क्रांति का कोई इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे। आप एक बात ध्यान रखें, जो किसी टॉपिक का इंट्रोडक्शन निकलता है, वो इंट्रोडक्शन निकलता है पूरे टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बनने पर, और वह इंट्रोडक्शन निकालते हो तुम स्वयं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि मैं ही निकालूं, मैं तो अपने लिए इंट्रोडक्शन निकालूंगा। धीरे धीरे तुम लोग अपने लिए इंट्रोडक्शन निकालो। अब देखो, ये अमेरिकी क्रांति 1776 से लेकर 1789 में पूरी घटनाक्रम ने अनफोल्ड किया था अपने आप। अब इसमें सबसे पहले 1-2 मुद्दे को हम उठाते हैं। मतलब पहले आपका परिचय करा देता हूं मैं। ये देखो, ये है पूरा नॉर्दर्न अमेरिका, जो बाद में ब्रिटिश, जैसे आपको याद है कि उधर स्पेन ने तो साउदर्न अमेरिका का पता लगाया था, और वो साउदर्न अमेरिका से थोड़ा नॉर्दर्न अमेरिका की तरफ बढ़ना भी चाहता। वाल्टर रैले एक स्पेनिश था, उसने साउदर्न अमेरिका से जब नॉर्दर्न अमेरिका की तरफ बढ़कर उसका औपनिवेशीकरण करना चाहा, तो आप जानते हो कि यहाँ के जो नेटिव्स थे उनको रेड इंडियंस कहा जाता था। तो साउथ अमेरिका के जो रेड इंडियंस थे वो फिर भी थोड़ा सा कम एग्रेसिव थे, लेकिन जो नॉर्थ अमेरिका के रेड इंडियंस थे वो थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव थे। तो वाल्टर रैले ने जब चाहा कि हम नॉर्दर्न अमेरिका को कोलोनाइज करें, तो उसको सफलता नहीं मिली। इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया ब्रिटिश, फ्रेंच और डच ने, उन्होंने उन क्षेत्रों को कोलोनाइज किया। तो सबसे पहली समस्या स्टूडेंट्स के साथ ये होती है कि जब बात यहां चलती है, उल्टा कर दिया, हाँ ये ठीक है, जब बात यह चलती है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, तो कई बार मैंने क्या कहा कि जैसे आप हमसे सीखते हो तो मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखता हूं।
मैं आप लोगों से यह सीखता हूं कि कहां से शुरू करूं जो बच्चे हमारे अच्छी तरह से समझ जाए। तो हर बैच में बच्चों की क्वेश्चनिंग करने का अंदाज होता है, तो अगले बैच में फिर पेडागोगी चेंज करता हूं और फिर मैं सोचना शुरू करता हूं कि अब कहां से शुरू करूं। एक ही मुद्दे पर हमारे आपके बीच कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाता है, जो मुझे लगता है कि आपके बैच में हो जाएगा कि हम जिस ऊंचाई पर बच्चों को ले जाना चाहते हैं उस ऊंचाई पर नहीं जाते हैं, हम तो नीचाई पर उतर जाते हैं, लेकिन वो बहुत ऊंचाई पर नहीं चढ़ना चाहते हैं। और थोड़ा अगर ऊंचाई पर चढ़ जाए तो सिविल सेवा परीक्षा मुट्ठी में फिर आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोग दूसरे कैंडिडेट हो, तुम लोग ऊंचाई पर भी चढ़ना चाहोगे, क्या कोई खास आश्वासन नहीं दे रहा है, ठीक। तो उसमें बच्चों का एक सवाल होता था कि सर अमेरिकी क्रांति का मतलब उनको लगता था पूरा अमेरिका में ही तो क्रांति नहीं। तो पहले आपको समझना है कि वो अमेरिकी क्रांति पूरे अमेरिका में नहीं हुई, बल्कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी छोर पर 13 उपनिवेश ब्रिटेन ने स्थापित की। 13, एक नहीं 13। और क्या है कि हमारा इंडिया को में जब उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई थी, जो आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने यह देखा होगा कि पूरे इंडिया को हम फॉर्चुनेट थे। ये मुद्दा उठाया है बिपिन चंद्रा मॉडर्न हिस्ट्री। बिपिन चंद्रा ने कहा कि जैसे स्पेन ने 4 पार्ट में 5 पार्ट में बांट के लैटिन अमेरिका पर शासन किया, ब्रिटेन ने 13 उपनिवेशों में बांटकर उत्तरी अमेरिका पर शासन किया। ओके, तो उसी प्रकार से उनका यह कहना है कि अगर ब्रिटिश ने भी इंडिया को 7-8 पार्ट में बांटकर ब्रिटिश इंडिया में शासन किया होता, बल्कि मैं एक बात कहूं, इट इज स्लाइटली रूड बट दिस इज ट्रुथ। आप में से बहुत लोग मॉडर्न हिस्ट्री मेरे साथ क्या हुआ होगा ऑनलाइन वाले। तो जब हम देसी रियासतों के विलय की चर्चा कर रहे थे, तब अफसोस हो रहा था कि क्यों डलहौजी के बाद बात रुक गई। अगर उस समय जीत ही लिए होते तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, एक ही बार चाबी मिल जाती। अरे पाकिस्तान को जो जाना था वो तो चला गया। फिर यह लगता है कि अगर ब्रिटिश इंडिया होता तो जो कश्मीर का जितना भी पार्ट आपको मिला है उतना पार्ट नहीं मिलता, क्योंकि कश्मीर देसी रियासत था, तो ब्रिटिश ऊपर निगोशिएट नहीं कर सका। हरि सिंह ने साइन किया और फिर शेख अब्दुल्ला की जो पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसने सपोर्ट किया। तो आज कश्मीर का 2/3 पार्ट तो हमारे पास कम से कम है। जम्मू उसमें होता क्या, फिर वो एक प्लेबिसाइट होता है, प्लेबिसाइट होता है और उसमें वहां का माहौल क्यों कहोगे कि भाई माहौल तो फिर शेख अब्दुल्ला थे, तो क्या कहोगे NWFP नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में डॉक्टर खान साहब और खान अब्दुल गफ्फार खान के रहते हुए, जो भारत के इतने बड़े समर्थक थे, जो बेचैन थे भारत के साथ विलय के लिए, हालांकि संभव नहीं था, वो तालिबान के बगल में हो, देख रहे हो तुम, और तालिबानियों का घर भी अगर होता भी तो हम लोग कैसे उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को संभाल के, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसलिए इंडियन लीडर्स ने भी हाथ खींच लिया उससे। नेहरू वगैरह समझ रहे थे कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है, जब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जाएंगे इंडिया का पार्ट बनाने, तो जो बांग्लादेश का हस्र हुआ कहीं वही हस्र हमारा भी हो जाता, और पाकिस्तान को तो चांदी हो जाती, तो हमेशा वहां पर प्रॉब्लम ही क्रिएट करवाता आपने। एक तो कश्मीर में करवाया हुआ। तो ये बात कभी कभी मन में ख्याल आता था कि अच्छा होता, कितना बढ़िया होता कि ब्रिटिश उस समय इस को भी जीत लेते, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं होती। वल्लभ भाई पटेल क्या पूरे इंडिया को कितने जद्दोजहद करने पड़े, लगता था कभी हैदराबाद निकल जाएगा, कभी लगता था ये निकल जाएगा, कश्मीर में बगेला हो ही गया। और उसके बाद बाकी देसी रियासत भी आज कुछ बोलते थे, कल कुछ और बयान देते थे। ब्रिटिश मतलब कोऑपरेट नहीं कर रहे थे उनकी चाबी अपने हाथ में देने के। लेकिन चलिए फिर भी ब्रिटिश इंडिया पर डीलिंग हुई, उसमें वही किया कि उसको उसने पार्टीशन करवा दिया, वो नहीं हुआ होता तो बहुत अच्छा होता। अब देखो 13 उपनिवेशों में इसको बांटा है, इसके गवर्नर की अलग अलग नियुक्ति हुई, विधानमंडल अलग अलग है और सभी के अलग अलग चार्टर है। प्रत्येक उपनिवेश 13 उपनिवेश में प्रत्येक उपनिवेश लंदन से डायरेक्टली डील कर, लंदन से ये डायरेक्टली डील कर रहा, मतलब आपस में इनका कोई तालमेल नहीं। ओके, तो ये हुआ जब कहोगे अमेरिकी क्रांति, तो इसका मतलब है संपूर्ण अमेरिका नहीं बल्कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में ब्रिटेन के द्वारा स्थापित 13 उपनिवेश। याद रहेगा, भूल तो नहीं कर। अब दूसरा मुद्दा आता है कि इनमें से किसने क्रांति की। कभी कभी मन में तुम लोगों को भी जिज्ञासा होती होगी कि क्रांति किसने कर डाली, क्योंकि रेड इंडियंस ने तो नहीं की होगी। रेड इंडिया तो बेचारा खुद ही दबे कुचले हुए मरे हुए, तो उन्होंने क्या क्रांति की होगी, तो नहीं की होगी। तो किसने क्रांति की, तो पहले अमेरिकी समाज का स्तर भेद देख लो। अमेरिकी समाज, अब अमेरिकी समाज में पूरी अमेरिका नहीं, ब्रिटिश अमेरिकी समाज, तो सबके ऊपर थे कुलीन एवं भद्रजन। कुलीन एवं भद्रजन, भद्रजन को क्या बोलते हैं, जेंट्री। सबके ऊपर थे कुलीन एवं भद्रजन। हाँ, भद्रजन जो जेंट्री होता था उसको कहते थे कि वो कुलीन, एक होता है जनजात कुलीन, दूसरा होता है जनजात कुलीन नहीं, तो उन्हें कुलीनता खरीदी हुई थी। जैसे बाद में अगर आपके पास स्टेटस बहुत बड़ा हो जाता है, पैसे वैसे बहुत होते हैं, तो आप किसी कुलीनता को उसमें खरीद भी सकते थे। तो वैसे कुलीन जो बाद में कुलीन बने हैं, जो विरासत में जिनको कुलीनता नहीं मिली, सो दैट वाज कॉल्ड द भद्रजन, उसको भद्रजन कहा जाता था, जेंट्री। उनके नीचे थे मध्यवर्ग। मध्यवर्ग तो मध्यवर्ग ही था, तो मध्यवर्ग में थे व्यापारी, विभिन्न पेशेवर समूह, व्यापारी, विभिन्न पेशेवर समूह। पेशेवर समूह समझते हो, जैसे आपको इसमें शिक्षक, वकील, ओके, और बाकी याद करो अकाउंटेंट, जो भी मतलब अलग अलग है, तो दे वर कॉल्ड मतलब मध्यवर्ग, या उसको पेशेवर समूह कहते हैं। फिर इसके बाद तस्कर तो समझते हो, स्मगलर, छात्र एवं बुद्धिजीवी आदि, ये सब मध्यवर्ग थे। इनके नीचे थे, ये हुआ ऊपर, इसके बाद ये मध्यवर्ग हुए। इनके नीचे थे किसान, और उसके लिए टर्म आता है किसान एवं मिस्त्री, इसको मिस्त्री का, और उसके लिए वहां पर अमेरिकी समाज में टर्म आता था मैकेनिक्स।
मैकेनिक्स, ओके, मतलब इंग्लिश में उसको मैकेनिक्स कहते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं मिस्त्री, मिस्त्री है ना बोलता है, तो उसको मिस्त्री ही कहा जाता था अमेरिका में। और उसके नीचे थे दास। अब दास में भी कोई ऐसा नहीं है कि एक तरह के दास थे, इसमें कुछ श्वेत दास भी थे, श्वेत दास। अब ये श्वेत थे तो दास कैसे थे आपको कहना होगा, तो इनको अलग कैटेगराइज करिए। मतलब अमेरिकी लोग कर्ज लेकर खाने में विश्वास करते हैं, तो अब बहुत लोन ले लिया, किसी के कर्जदार बन गए, तो अपने आप को बेच लिया, तो दे वर ड्यू टू पॉवर्टी दे वर इंस्लेव्ड। तो ऐसे थे व्हाइट दास। तो उन दास को भूल जाइए, वो हमारे लिए बहुत विचार के विषय है। श्वेत दास के अलावा जो बाकी दास आपको दिखते हैं उसमें यह आपका है अमेरिकन 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 और श्वेत। अमेरिकन और श्वेत का मतलब जो रेड इंडियंस थे, तो जो पराजित हुए थे उनको दास बना लिया गया। और दूसरा अफ्रीकन दास, अफ्रीकन दास। तो आपके मन में जिज्ञासा हो कि भाई अफ्रीकन दास कहां से आ गए, तो अफ्रीका से जो आयात होकर लाए गए। अब तुम लोग काफी समझदार हो ही, क्योंकि उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो अफ्रीका से जो आयात करके बागवानी खेती के लिए उस समय जो आपने सुना था दास व्यापार जब हुआ था, वो लाए गए। तो ये थे। अब इसमें जो अमेरिका का जो फॉर्मेशन हुआ था, मतलब अमेरिका के जो 13 उपनिवेश बने थे, उसमें ये तो पहले मतलब ये व्हाइट दास को अगर अखबार में रखो तो अमेरिकन और श्वेत, अफ्रीकन और श्वेत, कुछ किसान हो सकते हैं, ये सब तो पहले से ही थे। मुख्य रूप से किसान, मिस्त्री, तस्कर, छात्र, बुद्धिजीवी, पेशेवर, मध्यवर्ग, कुलीन, ये जितने थे ये सब ब्रिटेन से आए हुए थे। तो ये ब्रिटेन से आए हुए कौन थे, तो अब अमेरिकी उपनिवेश या अमेरिकी उपनिवेश के समाज में जो जनसंख्या मिक्सअप हुई थी, जो जनसंख्या मिली थी, वो जनसंख्या में कौन कौन लोग थे और किन किन परिस्थितियों में आए थे, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें कुछ तो ऐसे थे, जैसे अमेरिका एक पेनल कॉलोनी थी। पेनल कॉलोनी का मतलब होता है वैसे उपनिवेश जहां सजा याफ्ता मुजरिम को भेजा जाता है। आपको याद होगा कि इंडिया में उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप को विकसित किया था, क्योंकि अंडमान निकोबार में सजा याफ्ता मुजरिम को भेजा जाता था। सजा भोगने वाला, जिसको 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हुई और अपने देश से निकाल के उसको किसी और द्वीप पर रख दिया, वहां सजा भोगने की। क्यों, अब बात समझ में आई कि नहीं? तो क्योंकि उस समय ब्रिटिश समाज में एक ब्रिटिश समाज में धारणा प्रचलित थी कि अगर आपको अपराध को समाप्त करना है तो अपराधी को कहीं और निर्वासित कर दीजिए, अपराधी जाएगा, अपराध समाप्त। मतलब उस समय उनको यह मत नहीं था, यह दृष्टिकोण ऐसा मानना नहीं था कि अपराध को समाप्त करने के लिए कुछ आर्थिक सामाजिक सुधार लाने की जरूरत है, या कुछ लोगों को शिक्षा देने की जरूरत है, या उनकी आर्थिक दशा को सुधारने की जरूरत है, उन्हें रोजगार में लगाने की जरूरत है। इस प्रकार का भाव आगे चलकर विकसित हुआ। तब माना जाता था, जैसे अब कोई कहे कि नक्सल को समाप्त करना है तो आर्मी से उसको भुनवा दीजिए, तो क्या उसे नक्सल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन इनका यह कहना है, उस समय यही मानते थे कि अगर अन्यत्र अगर निर्वासित कर देंगे तो फिर क्राइम समाप्त हो। इसलिए बहुत सारे सजा याफ्ता मुजरिम को पेनल कॉलोनी के रूप में अमेरिका भेजा गया। आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि दुनिया की सबसे बड़े, सबसे ताकतवर राष्ट्र को बनाए कुछ अमेरिकी अपराधियों ने। इसमें अमेरिकी अपराधियों का भी योगदान, सजा याफ्ता मुजरिम बनकर गए और वहां जाकर तो कमाल ही कर डाला। आज भी तुम देखोगे, जो यूरोपीय सोसाइटी देखोगे और अमेरिकी सोसाइटी देखोगे, जब दोनों जगहों पर जाओगे तो तुम्हें अपना अपना अनुभव हो जाएगा। हालांकि तुमको अमेरिका में एक दिक्कत होगी, वहाँ के जो लोकल जो अमेरिकन हैं बाई बर्थ या वहाँ के जो वैसे अमेरिकन से इंटरैक्ट तुमको कम, अधिकतर तो बाहर वाले ही वहाँ, क्योंकि अमेरिका को समृद्ध बनाया है माइग्रेशन ने कहीं ना कहीं से। बाद में तो डोनाल्ड ट्रंप के समय उसको फिर रिस्ट्रिक्ट ज्यादा किया गया, उसे बराक ओबामा ने भी शुरू कर दिया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा सा ज्यादा रिस्ट्रिक्ट किया है। तो वहाँ आप एक चीज महसूस करेंगे कि वहाँ पर अभी भी जो अमेरिकन लोग हैं उन लोगों का रहन सहन देखेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। जैसे यूरोपीय लोग बड़ा स्मॉल ईटर होते हैं, और एक अमेरिकन का अगर डाइट तुम देख लोगे तो इंडियन से भी 3 गुना ज्यादा खाते हैं। मॉर्निंग में तो ब्रेकफास्ट ले नहीं पाते, ब्रेकफास्ट लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेके तुरंत भागते हैं काम पर, लेकिन डिनर वो नहीं ले पाते हैं ठीक से, अपना कुछ खा लिया बीच में, डिनर का टाइम उनको नहीं निकल पाता है। लेकिन सॉरी गलत हो गया, लंच का टाइम उनको नहीं निकल पाता है। लंच जैसे कैसे निपटा देते हैं, लेकिन मतलब लंच लेते ही नहीं वर्चुअली समझो, तो कुछ किस तरह से स्नैक्स ले लिया, ये ले लिया। लेकिन जो रात में डिनर लेते हैं तो उनका डिनर शुरू हो जाता है 6:30-7 से और चलता है 9:30-10 बजे रात तक, और उसमें वो इतने डाइट खाते हैं कि एक एवरेज इंडियन तो नहीं खा सकता, मतलब 2-3 इंडियंस मिलकर उतना डाइट खाए तभी खा सकता है। अब वहां पर देखोगे, अगर तुम कॉफी मांगोगे तो आधा लीटर कॉफी बना के देंगे, देख के तो मतलब रेस्टोरेंट वगैरह में कॉफी का जो तुम डिमांड करोगे तो आधी लीटर कॉफी दे देते हैं। अगर कहोगे, अगर तुम उनसे लस्सी कहोगे तो 1 लीटर लस्सी बना के दे देंगे। मतलब अजीब डाइट है वहाँ का। ओनियंस इतना बड़ा बड़ा सा GM क्रॉप्स होता है, उसको बोलते हैं लोग यहाँ से इंडियंस जाते करते अमीरी साइज, अमीरी साइज। उसके जो एक चिकन का साइज देखोगे तो कभी कभी वो चिकन और एक पिग की वैरायटी को मिलकर एक बनाया हुआ है, उसका हाइब्रिड वैरायटी, वो उसका वजन जानते हो 25-25 किलो का होता है। तो वहाँ का साइज उसको बोलते हैं अमीरी साइज। तो वो चीजें अमेरिका में वो सोफिस्टिकेशन नहीं है, जो सोफिस्टिकेशन तुम यूरोप में अभी देखोगे, वो सोफिस्टिकेशन यूरोप में जाने पर तुमको लगेगा पुराने रईस लोग हैं, थोड़ा सा उनका रहन सहन आपको अलग दिखेगा, खान पान बहुत स्मॉल ईटर होंगे, बहुत कम खाएंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा खाते हैं। तो ये इनका सोशल कंपोजिशन। अब इसमें बहुत सारे व्यापारी आए थे अपने किस्मत आजमाने के लिए। तो किस्मत आजमाने के लिए व्यापारी आए थे, क्योंकि उसको कहते हैं इट वाज ए कॉन्टिनेंट ऑफ एबंडेंस। कॉन्टिनेंट ऑफ एबंडेंस था, यहाँ रातों रात लोगों का भाग्य बदल जाता, रात ही रात कंगाल होके आए और बन गए सीधे मिलियनायर। तो ये वहां पर इतने संसाधन थे, अवसर बहुत ज्यादा थे, तो ये चीज होती थी। कुछ तुम देखोगे ब्रिटेन में एक स्टुअर्ट वंश का शासन था, तो स्टुअर्ट वंश के शासक रोमन कैथोलिक थे। और वैसे भी जो ब्रिटेन है वो मैंने आपको बताया था कि बाद में प्यूरिटन्स वहां सक्रिय हुए और वहां पर एक एंग्लिकन चर्च स्थापित हो गया था। एंग्लिकन चर्च का मतलब है कि ब्रिटेन पहला था जिसने रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था से अपना संबंध तोड़ा था। इसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी।
ब्रिटेन का एक शासक हुआ करता था, उसका नाम था हेनरी ऑस्टन। हेनरी ऑस्टन एलिजाबेथ का पिता था। उसकी पत्नी, उसकी जो पहली विवाहिता पत्नी थी, वो विवाहिता पत्नी का नाम था कैथरीन। तो अब वह जो शासक था हेनरी ऑस्टन, उसने वो एक दूसरा लेडी जिसका नाम था एनी बोलेन, उसके प्रति इन्फैचुएटेड हो गया, उससे विवाह करने का सोचने लगा। लेकिन उससे विवाह करने के लिए उसको अपनी विवाहिता पत्नी कैथरीन से तलाक लेना था। तो जब विवाहिता पत्नी कैथरीन से तलाक, तो उसमें वैसे भी चर्च उस समय डाइवोर्स और मैरिज चर्च देता था, और किंग का मैरिज और डाइवोर्स देता था सीधा रोम का पोप। तो उसने कैथरीन से डाइवोर्स के लिए पोप को अर्जी दी, और भी जाता। लेकिन अब जब पोप के पास अर्जी पहुंची, तो पोप जब कैथरीन को देखा, तो कैथरीन भी कोई साधारण महिला नहीं थी, वो पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम की बहन थी। और आप समझ ही सकते हो कि पवित्र रोमन साम्राज्य और चर्च में क्या संबंध था। पवित्र रोमन सम्राट चर्च का रक्षक था, तो पोप को तो कांटो तो मेरा गला नाप देगा। और आप समझ ही सकते हो कि पवित्र रोमन साम्राज्य और चर्च में क्या संबंध था। पवित्र रोमन सम्राट चर्च का रक्षक था, तो पोप को तो कांटो तो खून नहीं। अगर इसको डाइवोर्स दिया तो पवित्र रोमन सम्राट तो मेरा गला नाप देगा। और क्या कहकर वो डाइवोर्स नहीं देता, क्योंकि रीजन वैलिड था, तो बाउंड था लॉ के अनुसार, जो लीगल डॉक्यूमेंट थे उसके अनुसार उसको डाइवोर्स देने के लिए। तो उसने इंडियन प्रेसिडेंट के पॉकेट वीटो की तरह जेल में डाल दिया, ना हाँ ना उसको लटका कर छोड़ दिया। अब इधर चार्ल्स ऑस्टन का, ये जो हेनरी ऑस्टन है, वो भी बेचैन हो रहा था। वो जो जिस अवसर पर एनी बोलेन, वैसे अवसर पर बहुत लंबा इंतजार बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो अभी अब लंबा इंतजार करने की स्थिति में नहीं है, तो गुस्सा खाकर उसने रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था से सबसे पहला देश जिसने अपना संबंध तोड़ा वह था ब्रिटेन। कहा कि हम रोम की चर्च व्यवस्था से अलग करें। तो जब ब्रेक्जिट किया है ब्रिटेन ने, तो एक आर्टिकल में भी एक बार फिर हम देखिए, उस आर्टिकल में रेफरेंस दे दिया था एक्सक्लूसिवली, कि ब्रिटेन तो हमेशा शेष यूरोप से अलग होने की चाहत रखता है। और चाहत रखने की वजह भी है, इंग्लिश चैनल के माध्यम से वो शेष यूरोप से कटा हुआ है। तो यूरोप की जो महाद्वीपीय राजनीति है उसमें बहुत दिलचस्पी उसकी कभी नहीं रही, हमेशा यूरोप से बाहर ही रहा। चर्चिल कहा करता था हम यूरोप में हैं, परंतु हम यूरोप के हिस्सा नहीं। तो ये ब्रिटेन की एक स्वाभाविक मेंटेलिटी थी। तो वहां पर एक बाद में स्टुअर्ट वंश हुआ था, पहले तो हेनरी ऑस्टन की बेटी एलिजाबेथ थी, क्वीन हुई, तो उनके जो डायनेस्टी था हेनरी अष्टम और सप्तम का, उसको कहते थे ट्यूडर डायनेस्टी। ट्यूडर डायनेस्टी बहुत ब्रिटेन का बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी माना गया था। वो डायनेस्टी बहुत प्रेस्टिजियस डायनेस्टी भी रहा था। लेकिन जब एलिजाबेथ का अपना ना कोई पुत्र था, तो उसने नाती को लाया स्कॉटलैंड के शासक, वो तभी से स्कॉटलैंड ब्रिटेन का हिस्सा हुआ है, और उसका नाम था जेम्स फर्स्ट। उसका डायनेस्टी स्टुअर्ट डायनेस्टी था। वहां से जो शासक आए वे शासक थे रोमन कैथोलिक, और बाकी जो पार्लियामेंट था ब्रिटेन का वो था प्रोटेस्टेंट। तो वहां की जो रोमन कैथोलिक स्टुअर्ट डायनेस्टी के शासक थे, जेम्स फर्स्ट हुआ, चार्ल्स फर्स्ट हुआ, जेम्स फर्स्ट हुआ, चार्ल्स फर्स्ट हुआ, फिर चार्ल्स सेकंड हुआ, जेम्स सेकंड हुआ। जेम्स सेकंड के समय वो गोरखपुर क्रांति हुई, तो उसको छोड़कर भागना पड़ा था। तो इन चार शासकों के अधीन जो प्रोटेस्टेंट का परसिक्यूशन हुआ, जिसमें ब्रिटिश प्यूरिटन्स, वहां के प्रोटेस्टेंट को प्यूरिटन्स कहते थे, तो सभी जो देश छोड़कर भागे, तो उसमें से बहुत सारे अमेरिका आ गए। और पीछे मैं बता ही चुका हूं कि जो प्रोटेस्टेंट लोग होते थे बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते थे, क्योंकि जो मैंने मैक्स वेबर का जो थियरी आपको बताया था, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म बताया था ना, याद है? भूल गए? याद है? वाह, बहुत अच्छा। तो एक प्रोटेस्टेंट में होने के कारण सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी थे, तो अमेरिका को भी समृद्ध किया, अमेरिका में उन्होंने अपना भाग आजमाया। तो यही एलिमेंट्स है। अब आपको जिज्ञासा होगी भाई इसमें क्रांति किसने की? तो इतना तो तय है कि ना तो अमेरिकन अफ्रीकन, ना तो अमेरिकन दास, ना अफ्रीकन दास, और ना स्विस दास ही क्रांति करने की स्थिति में थे। जो किसान और मिस्त्री थे उनमें उतनी जागृति नहीं थी, वो आना भी चाहे तो मत कर उसको थोड़ा संभाल के रखा। और जो सबसे ऊपर जो कुलीन और भद्रजन थे वो तो कदापि क्रांति नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने जो व्यवस्था अमेरिका में की हुई थी उसमें कुलीन और भद्रजन का बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशन था। विधानमंडल में उन्हें विशेष सीट थी, गवर्नर्स के एडवाइजर ग्रुप में भी थे। गवर्नर का जो एक छोटा सा उसका कैबिनेट या उसका भी एडवाइजर ग्रुप होता था, उसमें कुलीन और भद्रजन ही होते थे। प्राय जो कुलीन होते थे एरिस्टोक्रेटिक क्लास। तो बल्कि उल्टा कहीं शायद आपने पढ़ा होगा, जब अमेरिकी क्रांति घटित हुई तो 80,000 कुलीन अमेरिका छोड़कर कनाडा चले गए थे। तो उसमें यह नहीं था, दास नहीं थे, किसान और मिस्त्री आए थोड़ा बहुत, जिसको ये दबा के रखा। लेकिन मुख्य रूप से यह मध्य वर्ग था जिसने क्रांति की। तो जब अमेरिकी क्रांति जब शब्द सुनते हो तो आप लोगों के मन में कहीं डाउट तो नहीं होता है कि भाई ये अमेरिकी क्रांति जो हुई है उस क्रांति में कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस क्रांति में पूरे अमेरिकन लोग, वहां के देसी लोग थे, उन्होंने क्रांति कर डाली? वह ब्रिटिश ही थे जिसने ब्रिटिश के अगेंस्ट क्रांति की। तो आज भी अमेरिका का विडंबना देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया था, जैसे शेष दुनिया में जो सभी पश्चिमी देशों ने उपनिवेश बनाया, एक टॉपिक तो हम उपनिवेश मुक्ति कवर करेंगे, आप याद होगा। तो पूरी दुनिया में उपनिवेश मुक्ति हुई, परंतु अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका उपनिवेश मुक्ति नहीं। जो गए वहीं रह गए और आज तक शोषण कर रहे। क्या बात समझ में आई कि नहीं? खाली नहीं किया, वहीं क्यों कर रहे हैं, वहीं लीड करने लगे वहां के देसी लोग। अभी तो आपने पिछले साल देखा होगा ब्लैक लाइफ मैटर्स मूवमेंट, क्या है? ये वही बेचारे दास लोग हैं जिनका फेट क्या है, अमेरिकन को, जैसे अमेरिकन के जो देसी लोग थे उनको इंडियंस अभी भी वो करते, उनको अवैध बना दिया, मैंने हो गए हम इंडियंस, आप जो बाहरी हैं वो हो गए अमेरिकन। मैंने उनकी देखो स्थिति को, मैंने एक महुबानी की बुक पिछले साल पढ़ी थी, बहुत अच्छा हाईलाइट किया था कि वहां के नेटिव्स को कहते हैं इंडियंस। वो कुछ इसी तरह की बात है कि बेचारे दिल्ली के ओरिजिनल लोग थे, यहाँ के बासिंदे, वो कहाँ है? वो ढाका चौक उधर तुम देखते हो कुछ वो डेयरी वगैरह खोल के बेचारे हैं बैठे हुए, और जो बाहरी जितने भी तत्व आए, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन देखते हो सब आउटसाइडर्स एस्टैब्लिश्ड। तो वही अमेरिका में ये जो लोग हैं, तो खैर तो जो भी आजाद हैं बेचारे, वो उनसे कोई टकराहट भी नहीं है, उनके किसी के लाइफ में किसी का इंटरवेंशन नहीं है। और जो बाहरी लोग हैं सफल भी हुए, वो अपने उद्योग और प्रतिभा के बल पर सफल हुए। तो ऐसा नहीं है कि उनको, लेकिन ये लोग तो अन्याय से सफल हुए।
और फिर अभी भी दबा रहे, तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब वन बाय वन मुद्दा उठाते चलते हैं, आप लोग समझते चलिए, जवाब कलम कागज पेपर उठाइए। आपको तो ऐसी से परेशानी हो रही है, कुछ मैं भी परेशानी महसूस कर रहा, मैं इंतजार कर रहा था जब आप लोगों की तरफ से आवाज आएगी, तो मैं इसी बहाने कुछ एसी पर प्रहार करूंगा, क्योंकि कुछ ज्यादा कूलिंग हो रही है। अब मौसम बहुत चेंज हो रहा है, हो सकता है दीपावली के बाद जब हम लोग मिले तो जैकेट में मिले क्या, ऐसा कुछ एसी वगैरह बंद करने की चाहत रखते हैं लोग। पहला मुद्दा उठाइए, एसी बंद होगा उसी की तरफ मत देखते रहिए, कॉफी पर देखिए, इनको फिर बता दीजिए कहां कहां बंद करना चाहिए, इतनी एसी मत बंद करवाइए गर्मी लगने लगे। अब शुरू करो, अब डाइवर्ट हो जाएगा, डाइवर्ट मत कीजिए। आइए पॉइंट पर लिखिए, कि अमेरिकी क्रांति एक क्रांति थी अथवा स्वतंत्रता आंदोलन। अमेरिकी क्रांति एक क्रांति थी अथवा स्वतंत्रता आंदोलन। प्रश्नवाचक चिन्ह डाल दीजिएगा। अब ये मैं नहीं लिखूंगा, इसका उत्तर बाद में आप लिख लीजिएगा, मैं समझा देता हूं, बुकलेट में ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये सब मैंने कॉपी पर इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि इसको आप अपने संज्ञान में लीजिए। बुकलेट में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, यहां पर जो मैं हेडिंग लिखवा रहा हूं या कुछ चीजें यहां पर जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो उतना ही आप याद रखिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। एक बार दो बार रीडिंग करेंगे, इतने को आप याद रखना जितना मैं बता देता हूं, तो आपका काम किसी से हो जाए। तो देखो क्या क्या हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन और क्रांति में क्या अंतर है, पहले इस बात को स्पष्ट करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन किसी देश को राजनीतिक आजादी दिलवाता है या वो राजनीतिक आजादी के लिए काम करता है। तो जो क्रांति होती है, क्रांति का मतलब है कि आपके यहाँ कुछ मौलिक या फंडामेंटल चेंज हो रहा हो, तो उसे हम क्रांति कहते हैं। तो कहोगे अमेरिकी क्रांति में, अब मैं एक बात सवाल आपसे करूं कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली, उस आजादी को आप ऐसा कह सकते हो कि 15 अगस्त 1947 को जो भारत की आजादी थी वह भी एक क्रांति सिद्ध हुई या नहीं हुई, क्या लगता है? अगर आपको सिद्ध करने के लिए कहा जाए तो कुछ उसके पक्ष में आप लोग बोलने और लिखने की स्थिति में आ जाओगे, विचार कहीं से उधार लोगे, अंदर से निकालोगे, क्या क्या करोगे? निकालेंगे। देखो 15 अगस्त 1947 के बाद भी परिवर्तन तो इतना हो ही चुका है। हमारा संविधान आया है, आर्थिक सामाजिक समानता के लिए हमने काम किया है, मौलिक अधिकार आया है, एक नए संविधान में पहली बार सार्वत्रिक व्यस्त मताधिकार लाए, तो कदम तो क्रांतिकारी ही है। सोशल साइंस में यह मत पूछो क्या करना है, यह पूछो क्या सिद्ध करना है। प्याज के छिलके की तरह यहां अर्थ निकलता है। इसलिए नए बच्चे कई बार सवाल करते हैं, जिस स्टेज से आप लोग पार कर गए हो, तो मेरे लिए बहुत आनंद की स्थिति आ गई है। वो एक चीज पूछते हैं तो उसका जवाब देना इसलिए मुश्किल रहता है, किसी चीज का एक जवाब हो नहीं सकता, एक से अधिक जवाब हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा पूछा जाए। अमेरिकी क्रांति में विशेष रूप से क्रांति का दर्जा इसको इसलिए दिया जाता है जो दूसरे किसी को नहीं, क्योंकि इसका संबंध कहीं ना कहीं यूरोप में जो 18वीं सेंचुरी से जो परिवर्तन की प्रक्रिया चली आ रही वहीं से शुरू हो जाती। और फिर जो अमेरिका को, जो आज संयुक्त राज्य अमेरिका को जो आजादी मिली है, तो इस आजादी के बाद आप देखेंगे कि कई ऐसे, क्या हो गया इसमें, हो गया तो ठीक है। जब इसको आजादी मिली है, संयुक्त राज्य अमेरिका को जो आजादी मिली है, तो इस आजादी के बाद जैसे उसको भी बंद करते, संयुक्त राज्य अमेरिका को जो आजादी मिली है, तो संयुक्त राज्य उधर उधर जो बोल रहे हैं उनको बंद कर। अब पूरा एसी चलाए मत करो, है ना। अब क्लास में आते हैं ना तो 50% एसी चलाए करो, 50%। तो अरे इधर गौर करते हैं। तो उसके बाद जो संयुक्त राज्य अमेरिका को जब आजादी मिली, तो वह एक गणतंत्र के रूप में संगठित हो गया, नया संविधान लाया गया, मानव और व्यक्ति के अधिकारों की घोषणा हुई। तो जो परिवर्तन अमेरिकी क्रांति के बाद हुए हैं, उन परिवर्तनों ने उसे क्रांति का दर्जा दिलवाया। मतलब अगर केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए काम होता तो स्वतंत्रता आंदोलन रहता, लेकिन आर्थिक सामाजिक परिवर्तन की दिशा में भी काम हो गया, इसलिए वो बन गई क्रांति। मैंने बुकलेट में दिया है, आप लोग इसको भर लेना। अब उतनी जगह छोड़ के दूसरा मुद्दा उठाओ, दूसरा मुद्दा उठाओ, इसे मध्यवर्गीय क्रांति क्यों कहते? इसे अमेरिकी क्रांति को एक मध्यवर्गीय क्रांति क्यों कहा जाता है? अमेरिकी क्रांति को एक मध्यवर्गीय क्रांति क्यों कहा जाता है? अमेरिकी क्रांति को एक मध्यवर्गीय क्रांति क्यों कहा जाता है? देखिए, अगर किसी क्रांति को, इस तरह की चीजों को अगर आप मध्यवर्गीय क्रांति कहते हो, तो इसका मतलब यह मत लगा लेना कि उसमें दूसरे वर्ग की भूमिका हो ही नहीं सकती, निम्न वर्ग की भूमिका हो ही नहीं सकती। निम्न वर्ग की भूमिका जब मैं आगे फ्रांस की क्रांति से तुलना करूंगा तो दोनों को कंपेयर करके तुम्हें बताऊंगा थोड़ा। एक अमेरिकी क्रांति में जो बार बार सवाल उठता है कि क्रांति थी या नहीं, या फिर एक प्रश्न लास्ट में देखोगे इसका सामाजिक उद्देश्य से रहित था, तो यह प्रश्न इसलिए खड़ा होता है क्योंकि इसमें जो आर्थिक सामाजिक रूपांतरण हुआ है वो फ्रांस की क्रांति की तुलना में कम हुआ। फ्रांस की क्रांति और व्यापक परिवर्तन हुआ, तो स्पष्ट रूप से वो इससे बड़ी क्रांति दिखती है। लेकिन क्यों फ्रांस की क्रांति में ज्यादा रूपांतरण आपको दिखता है और अमेरिकी क्रांति में क्यों कम रूपांतरण दिखता है, यह आगे हम आपको क्लियर कर देंगे जब फ्रांस की क्रांति वाले टॉपिक को कवर करेंगे।
फिलहाल आप यह जान लीजिए कि मध्यवर्गीय क्रांति का क्राइटेरिया नहीं है कि मध्य वर्ग उसमें हिस्सा ले और बाकी वर्ग हिस्सा ना ले। मध्यवर्गीय क्रांति होने का दो क्राइटेरिया है, एक कि नेतृत्व मध्य वर्ग के हाथ में हो, और दूसरा जो परिवर्तन लाया जा रहा वह मध्य वर्ग के हित के अनुकूल। याद रहेगा, नेतृत्व मध्य वर्ग के हाथ में और जो परिवर्तन लाया जा रहा हो वह मध्य वर्ग के हित में हो। तो इसको आप लोग फिल इन द ब्लैंक करना। आप उतना स्पेस लेके अगला मुद्दा उठाओ। ये मुद्दों में मैं आपको काम करवा देता हूं, आपका अधिकांश क्वेश्चन उधर से ही आ जाएगा। अब आप लिखें कि अमेरिकी क्रांति के पीछे, हेडिंग है अमेरिकी क्रांति के पीछे कौन से मुद्दे निहित थे, कौन से मुद्दे निहित थे, अथवा अमेरिकी क्रांति के कौन से कारक थे, सॉरी अमेरिकी क्रांति के कौन से कारण, अमेरिकी क्रांति के क्या कारण थे, अमेरिकी क्रांति के क्या कारण थे, अथवा करके प्रश्नवाचक चिन्ह डाल। अब नीचे लिखिए कि इसके लिए हम निम्नलिखित कारकों को उत्तरदायी मान सकते हैं। इसके लिए हम निम्नलिखित कारकों को उत्तरदायी मान सकते हैं। डैश देकर पॉइंट फर्स्ट लिखिए। पॉइंट फर्स्ट, ब्रिटिश औपनिवेशिक हित और अमेरिकी लोगों के हितों के बीच, मौलिक विरोधाभास। ब्रिटिश हित एवं अमेरिकी लोगों के हितों के बीच मौलिक विरोधाभास। देखिए, आपको थोड़ा मेंटल अलर्ट हो जाए, मैं आपको आसानी से स्वीकार समझा दूं। जैसे वाणिज्यवाद आप ऑलरेडी समझ चुके हो, और वाणिज्यवाद का एक महत्वपूर्ण पक्ष है उपनिवेशवाद। ओके, उपनिवेशवाद यह मानकर चलता है, या वाणिज्यवाद अथवा उपनिवेशवाद भी कह सकते हैं, उपनिवेशवाद उसी का पहलू है। वाणिज्यवाद यह मानकर चलता था कि उपनिवेश का हित मातृ देश के हित के अधीन है, तो उपनिवेश को मातृ देश के हित में काम करना होगा। उपनिवेश को अपने मातृ देश के हित में काम करना चाहिए। तो इस लिहाजा आप देखेंगे तो 17वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी उपनिवेश के संदर्भ में कई जहाजरानी कानून को नौ परिवहन कानून भी बोलते हैं, वो नौ परिवहन कानून ला दी। पहला 1651 में आया था। अब इसमें आपको मैं एक प्रैक्टिकल सुझाव देना चाहता हूं। परीक्षा भवन में छोटे छोटे फैक्ट्स याद नहीं रहते, तो उसमें पढ़ने के समय एक व्यावहारिक नजरिया अपनाना कि इतनी छोटी छोटी गुत्थियों में हम नहीं पढ़ेंगे, यही सेट करें ना कि कितनी बातें हमें नॉर्मली याद रह जाती है। जितनी बातें तुम्हें यहां याद रह जाती है उतनी ही बातें परीक्षा भवन में तुम्हें याद है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि उतनी ही बातें परीक्षा भवन में लिखने में तुम्हारा प्रश्न छूटने लगे। इसलिए तुमको कंसोलेशन होगा कि ये ईश्वर अच्छा है, इसे ज्यादा याद नहीं। मैंने कहा कि एग्जाम हॉल की रियलिटी अलग है। यहां पर तुम इतना मंसूबे बांधो, वहां सारे मंसूबे पानी हो जाते हैं। जब 3 घंटे में जब कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है, कुछ पॉइंट छूटा हुआ है, कुछ इधर छूटा हुआ है, मन अस्त व्यस्त होकर जब लोग निकलता है, सोचता है कि यार क्या सोच रहे थे। यहां तो समय ही नहीं मिलता है लिखने। तो वह रियलिटी परीक्षा भवन में जाकर जब लोग टेस्ट सीरीज भी देते हैं उसमें भी इत्मीनान होता है कि यहां नहीं हो रहा है, वहां हो जाएगा, वहां क्या सरस्वती आ जाएगी आप यहां पर। तो पहले बी प्रैक्टिकल, बहुत फैक्ट्स पर डिपेंड ही मत करो। कुछ काम लायक फैक्ट्स रखो जिसको एग्जांपल के तौर पर इनपुट करो। तुम्हारा आइडियाज अगर फोर्सफुल है, इतनी बड़ी बड़ी बातें वर्ड हिस्ट्री में लिख दोगे तो परीक्षक उसको देख के इतना मुग्ध हो जाएगा कि तुमको बहुत अच्छे मार्क्स दे देगा। आइडियाज के मार्क्स मिलते हैं, केवल हमें फैक्ट चाहिए होता है उदाहरण देने के लिए, नहीं तो फिर हवा में गोले दागने वाली बात हो जाएगी। एविडेंस तो देना पड़ेगा। इसमें एविडेंस में तुम ये में ये था, उसमें वो था, उस जहाजरानी कानून में ये था, इसके चक्कर में पढ़ोगे तो सब मिक्स हो जाएगा। आप सिर्फ इतना याद रखना कि इन जहाजरानी कानून का उद्देश्य था अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अधीन ले आना। इसलिए प्रावधान यह लाया गया कि अमेरिकी उपनिवेश से जो भी आयात और निर्यात होगा वो ब्रिटिश जहाज में ही होंगे, और उस जहाज पर अधिकांश 75%, 75% अगर नहीं याद रहा परसेंटेज रहा तो और बढ़िया है, 75% कर्मचारी ब्रिटिश होंगे। अब तुम लोग फ्लो में आ चुके हो, अब तुम लोग को कुछ काम की चीजें याद रहेंगे। तो ये तो एक पहलू है। इसके अलावा कुछ विशिष्ट उत्पाद जैसे तंबाकू और एक और उत्पाद था, क्या था? कपास। वाह, कितना बढ़िया तुम लोगों ने याद रखा हुआ। तंबाकू और कपास वो ब्रिटिश व्यापारियों के हाथों बेच सकते थे, उसका इतर नहीं। फिर उनकी जो कुछ मुद्रा विनिमय है, उनकी आयात निर्यात नीति है, उन सब पर ब्रिटिश नियंत्रण होगा। इतना ही नहीं, उनके जो कुछ लोहे और कुछ अन्य छोटे उद्योग थे उनको भी पनपने से रोका गया, उन्हें भी हतोत्साहित किया गया। तो ये तो बहुत एग्जाम्पल, इसमें एक दो भूलोगे भी तो यह हो जाएगा कि भाई अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश अर्थव्यवस्था कैसे सता रहा है, दबा रहा है और कह रहा है तुम अधीन रहो क्योंकि मेरा हित है। जहाजानी कानून में और ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने लागू की थी, तुम सुनोगे तो हंसी आएगी। जैसे अब मान लीजिए एक जहाज है, अब यही है, अब ये देखो इन नॉर्थ कैरोलिना, तो ये अलग है। तो अगर यह चाहेगा कि हम न्यू जर्सी में कुछ वस्तु का निर्यात करें तो पहले उस जहाज को राउंड मार के जाना पड़ेगा ब्रिटिश तट पर और उसको चुंगी देना पड़ेगा और फिर वो न्यू जर्सी में।
तो ये सब तो बहुत अन्याय टाइप का था। तो खैर इतना रहता तो अमेरिकन लोग तो बर्दाश्त करते आ रहे थे, कर लेते, लेकिन लेकिन अमेरिका में अमेरिका में से पूंजीपति वर्ग उत्पन्न हो रहा था। अमेरिकी जो उपनिवेश थे उनके अपने जहाजरानी कानून, उनके अपने जहाजरानी उद्योग विकसित हो रहे थे, उनके उद्योग विकसित हो रहे थे, अमेरिकी अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा था। वहां पर एक पूंजीपति वर्ग उत्पन्न हो गया था और पूंजीपति वर्ग की आकांक्षा थी कि हम आगे बढ़े, लेकिन जो अमेरिकी पूंजीपति वर्ग की जो आकांक्षा थी वो ब्रिटिश वाणिज्यवादी नीति से टकरा रही थी, इसलिए संघर्ष अनिवार्य। ये सबसे फोर्सफुल पॉइंट, विल यू रिकॉल इट? तो हल्का सा लिखिए, देखिए अमेरिकी क्रांति का एक बड़ा कारण रहा था, नहीं उसी में डैश देकर इलेबोरेट एक दो पंक्ति कर देते हैं। अमेरिकी क्रांति का एक बड़ा कारण रहा था, अमेरिकी क्रांति का एक बड़ा कारण रहा था, बड़ा कारण रहा था ब्रिटिश वाणिज्यवादी नीति, ब्रिटिश वाणिज्यवादी नीति का, ब्रिटिश वाणिज्यवादी नीति का उभरते हुए अमेरिकी पूंजीपति वर्ग, उभरते हुए अमेरिकी पूंजीपति वर्ग, उभरते हुए अमेरिकी पूंजीपति वर्ग की आकांक्षा से टकराना, उभरते हुए अमेरिकी पूंजीपति वर्ग की आकांक्षा से टकराना, आकांक्षा से टकराना। अच्छा तुम लोग को टर्मिनोलॉजी वगैरह पर कुछ मिला है वो ऑनलाइन, है ना? हाँ तो उस शब्दावली को देख लेना क्लास में, ऑनलाइन ऑनलाइन आया होगा। राजेश है क्या? राजेश, हाँ। अरे एसी बंद कर दीजिए, वो बहुत पीड़ा में है। तो अरे एसी जरा बंद कर दो भाई। हाँ। राजेश इन लोगों को मिल चुका है वो शब्दावली वगैरह, उसको कंफर्म करके बता दो पहुंच गया है। नहीं पहुंच चुका, तुम्हारे डेटा के अनुसार क्या है, पहुंच चुका है, रास्ते में तो नहीं रह जाएगा। है तो देखो उनको देख, पीडीएफ फॉर्म है। अब एक काम करो, अब जब पीडीएफ फॉर्म जब भेजोगे ना, एक बार आके हम मुझसे अनाउंस करवा देना कि आप उनको पहुंच चुका है, क्योंकि हो सकता है लोग देखे ही ना, है ना? तो घर जाके फिर बताना भी पड़ेगा कि देखिए आते हैं। ठीक हो गया, उनका प्रॉब्लम सॉल्व किया आपने? हाँ जो कर रहे हैं बंद करने के लिए, इसमें क्या दिक्कत है? संस्थान का इलेक्ट्रिसिटी तो बच गई। तो आगे बढ़े। हाँ वो पंक्ति देखिए, उसको कंप्लीट करिए। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी। थोड़ा सा फिर थोड़ी देर बाद बुलाने के स्टार्ट करिए, गर्मी लग रही है जमीन को। क्या लिखा आपने? अमेरिकी पूंजीपति वर्ग की आकांक्षा से टकराना। हाँ हाँ, ब्रिटिश सरकार ने 17वीं सदी में, जैसे देखो ये लाइन जो मैंने अमेरिकी पूंजीपति की आकांक्षा से टकराना जो मैंने लिखा है, उसको कलम से घेर लो, ऐसे डायलॉग मारना, मतलब बढ़िया बढ़िया लाइन, अच्छा खासा परीक्षक देखिए मंत्र मुग्ध हो जाएगा, इसको आईएएस नहीं बनाऊंगा तो कहां से लाऊंगा इंडिया में, इतने स्मार्ट बच्चे हैं। तो बढ़िया बढ़िया सेंटेंस सब याद रखो और वहां उड़े लो जाके, मार्क्स खूब आए। बच्चे तो भाषा में लिखते हैं तो कुछ लिखेंगे, परीक्षक को पता ही नहीं चलता, उनको भी ट्रांसलेटर की जरूरत समझने के लिए क्या लिखा। संक्षिप्त लिखो, इकोनॉमी इन द लैंग्वेज। अगर वो 200 शब्द का देते हैं तुम 150 शब्द का लिखते हो ना, और 250 शब्द का देते हैं तुम 220 शब्द, तो 210 शब्द, 200 शब्द, उसकी परवाह नहीं है। वो खुश होते हैं छोटे उत्तर, कोई बहुत नाराज नहीं होते, लेकिन प्रिसाइज ही रहे, सटीक रहे। इस तरह का जो अच्छी पंक्ति मिले नोट्स में कहीं तो उसको अंडरलाइन कर लो, कोशिश करो, अभी यंग हो, याद रहे। ठीक है आगे बढ़िए। तो ब्रिटिश सरकार ने 17वीं सदी में, ब्रिटिश सरकार ने 17वीं सदी में कई जहाजरानी कानून लाकर, या नौ परिवहन कर, कई नौ परिवहन कानून लाकर, कई नौ परिवहन कानून लाकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अधीन कर दिया, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अधीन कर दिया, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अधीन कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी पूंजीपति, अमेरिकी पूंजीपति, अमेरिकी पूंजीपति अपनी प्रगति के लिए बेचैन थे, अपनी प्रगति के लिए बेचैन थे, बेचैन थे, अपनी प्रगति के लिए बेचैन थे। आई थिंक इज दिस पॉइंट क्लियर? अब इसी को तुमने एविडेंसेस जो याद रखा है, मैं उस एविडेंसेस को यहां पर तुम अपना इलेबोरेट कर लेना, और जो क्वेश्चन प्रीवियसली आगे जो भी होगा वो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर तुम खुद बना सकते हो, डेटा वहां से ले सकते हो, डेटा को तुम कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो। तो उसमें एक स्टेटमेंट आपको लुई हैकर का स्टेटमेंट मिला होगा, आपको याद हो? लुई हैकर कहा था, आप लोगों ने ठीक से पढ़ा है, लगता है कि जब टेस्ट से उभरे हो तो थोड़ा सा अवकाश मिला है पढ़ने का। तो लुई हैकर का स्टेटमेंट है, वही स्टेटमेंट 2013 में तुम्हारा यूपीएससी में, क्योंकि रंजन चक्रवर्ती की बुक से थे, रंजन चक्रवर्ती विद्यासागर यूनिवर्सिटी के, तो विद्यासागर यूनिवर्सिटी को वाइस चांसलर है बंगाल में, पता नहीं हमको लगता है कि उनका कोई शिष्य या कोई ऐसा है या क्या है यूपीएससी में, उनकी बुक से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी में, स्टेटमेंट ही आ जाता है सीधा, उनका कोटेबल लाइंस होता है उससे। ऑप्शनल में भी हम रंजन चक्रवर्ती की बुक से उनके सारे स्टेटमेंट करवा देते हैं बच्चों को, क्योंकि वो कई बार सीधा मिल जाता है स्टेटमेंट। तो 2013 में जब पहली बार सिलेबस चेंज हुआ था, 2012 में रंजन चक्रवर्ती की बुक आई थी, एन आउटलाइन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का इंग्लिश मीडियम में है, और 2013 में पहली बार यही क्वेश्चन पूछा था कि अमेरिकी क्रांति ब्रिटिश वाणिज्यवाद और अमेरिकी पूंजीवाद के बीच टकराहट का परिणाम था।
इस प्रश्न को नीचे लिख लो, इस प्रश्न को तुम लोग ट्राई कर लेना, वैसे मैं उत्तर भी दे दूंगा कुछ मॉडल। लिखिए नीचे ब्रेक देकर, अमेरिकी क्वेश्चन, अमेरिकी क्रांति, हाँ ये वो यहाँ पर कॉपी में आ जाएगा तुम्हारे संज्ञान में। अमेरिकी क्रांति ब्रिटिश वाणिज्यवाद और अमेरिकी पूंजीवाद के बीच टकराहट का परिणाम था। ब्रिटिश वाणिज्यवाद और अमेरिकी पूंजीवाद के बीच टकराहट का परिणाम था। टकराहट का परिणाम था। तो एक तो देखो ये मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अब दूसरा आपको मिला होगा बर्नार्ड वेलिन ने 3 फैक्टर का, तो दूसरा आप यहां पर दे दो वैचारिक कारक, पॉइंट नंबर 2 वैचारिक कारक, वैचारिक कारक, पॉइंट नंबर 2 में दे दो वैचारिक कारक। और वैचारिक कारक में डैश देकर लिखिए अमेरिकी बुद्धिजीवियों पर प्रबोधन के विचारों का प्रभाव, अमेरिकी बुद्धिजीवियों पर प्रबोधन के विचारों का प्रभाव, अमेरिकी बुद्धिजीवियों पर प्रबोधन के विचारों का प्रभाव, प्रबोधन के विचारों का प्रभाव। ये सारे एसी बंद करवा दिए तुम लोगों ने तो गर्मी लगेगी कुछ, मतलब इतने सारे एसी बंद नहीं पर तो गर्मी लगेगी, कुछ गुंजाइश है, बीच का रास्ता कोई है क्या? फैन वैन मतलब फैन ऑन कर दो, फैन ऑन कर दो, मतलब फैन तो चले। क्या लिखा आपने? अमेरिकी क्रांति, बुद्धिजीवियों पर प्रबोधन के विचारों का प्रभाव। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए जॉन लॉक, जॉन लॉक, जॉन लॉक, मिल्टन, मिल्टन एवं हैरिंगटन, हैरिंगटन जैसे चिंतकों का प्रभाव अमेरिकी बुद्धिजीवियों पर देखा गया, अमेरिकी बुद्धिजीवियों पर देखा गया और इन विचारों ने स्वतंत्रता की आकांक्षा को बढ़ा दिया, और इन विचारों ने स्वतंत्रता की आकांक्षा को बढ़ा दिया, स्वतंत्रता की आकांक्षा को बढ़ा दिया। पॉइंट नंबर 3 दीजिए, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 लिखिए विभिन्न अमेरिकी सामाजिक वर्गों के हित, हाँ पॉइंट नंबर 3 विभिन्न अमेरिकी सामाजिक वर्गों के हित क्रांति से जुड़े हुए थे, विभिन्न अमेरिकी सामाजिक वर्गों के हित क्रांति से जुड़े हुए थे, क्रांति से जुड़े हुए थे। अच्छा जब आप लोग मानचित्र खींच रहे हो तो इसका भी मानचित्र कहीं शुरू में या कहीं भी जगह मिले इसको खींच लेना। जैसे 13 अमेरिकी है ना उपनिवेश, तो उसका नाम हिंदी में लिख लेना, है ना, या अंग्रेजी में लिखा होगा तो उसको हिंदी में लिख लेना। तो एक कॉन्सियसनेस रहेगा, नाम याद, हमें भी याद नहीं है नाम सबका, काउंट करने में 7-8 पड़ जाके मैं भी भूल जाऊंगा, तो याद किसी को स्मरण तथ्य नहीं रहता। लिख लोगे तो कॉन्सियसनेस रहेगा, जब एक बार देखोगे तो कम से कम 6-7 का नाम याद रहेगा। ठीक है, तो इसमें डैश दीजिए, पॉइंट डैश देकर जैसे पॉइंट ए लिखिए, मतलब उसमें आपको पता चलेगा। पॉइंट ए में लिखिए कि व्यापारी क्रांति चाहते थे, व्यापारी क्रांति चाहते थे, व्यापारी क्रांति चाहते थे क्योंकि ब्रिटिश वाणिज्यवादी नीति से उन्हें असंतोष था, ब्रिटिश वाणिज्यवादी नीति से उन्हें असंतोष था, ब्रिटिश वाणिज्यवादी नीति से उन्हें असंतोष था, असंतोष था। पॉइंट नंबर बी तस्कर, तस्कर का मतलब हुआ स्मगलर, तस्कर भी क्रांति चाहते थे, तस्कर भी क्रांति चाहते थे क्योंकि तस्कर भी क्रांति चाहते थे, तस्कर भी क्रांति चाहते थे क्योंकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा तस्करी को रोकने के लिए, ब्रिटिश सरकार के द्वारा तस्करी को रोकने के लिए कठोर कदम उठाया जा रहा था, तस्करी को रोकने के लिए कठोर कदम उठाया जा रहा था, कठोर कदम उठाया जा रहा था। पॉइंट नंबर सी छात्र एवं बुद्धिजीवी, छात्र एवं बुद्धिजीवी, छात्र एवं बुद्धिजीवी क्रांतिकारी विचारों की ओर इसलिए आकर्षित हुए, छात्र एवं बुद्धिजीवी क्रांतिकारी विचारों के लिए इसलिए आकर्षित हुए, विचारों की ओर इसलिए आकर्षित हुए क्योंकि उन पर गणतंत्रवादी विचारों का प्रभाव था, उन पर गणतंत्रवादी विचारों का प्रभाव था, गणतंत्रवादी विचारों का प्रभाव था, विचारों का प्रभाव था। पॉइंट नंबर डी लिखिए, और पॉइंट नंबर डी में लिखिए वर्जीनिया के तंबाकू उत्पादक, वर्जीनिया के तंबाकू उत्पादक, वर्जीनिया के तंबाकू उत्पादक इसलिए ब्रिटिश का विरोध कर रहे थे, इसलिए ब्रिटिश का विरोध कर रहे थे क्योंकि इसलिए ब्रिटिश का विरोध कर रहे थे, इसलिए ब्रिटिश का विरोध कर रहे थे क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी उपनिवेशकर्ताओं पर
ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी उपनिवेशकर्ताओं पर पश्चिम की ओर विस्तार करने पर पश्चिम की ओर विस्तार करने पर रोक लगा दिया था। जबकि तंबाकू की खेती के लिए नई भूमि की जरूरत थी। अब देखिए, मतलब यहां पर आपको सिर्फ यह देखना है कि क्रांति इसलिए भी होती है कि कुछ वर्ग उन वर्गों के हित क्रांति से जुड़ जाते हैं। कुछ वर्गों के हित जब क्रांति से जुड़ जाते हैं तो क्रांति घटित होती है। इसमें किस किस वर्ग का हित क्रांति से जुड़ा हुआ यह गौर करने वाली बात है। एक है जो मैंने आपको बताया, व्यापारी, उनको परहेज है वाणिज्यवादी नीति से। स्मगलर से वो भी अपने को बोनाफाइड समझते हैं, चाहते हैं कि हम भी बहते हुए गंगा में हाथ धो लें। वो चाहते हैं हम स्मगलिंग करें, उनको स्मगलिंग चाहिए। तो उनको अटलांटिक महासागर में प्राय स्मगलिंग करते थे। तो अब ब्रिटिश सरकार बड़ा एलिमेंट हो गई थी और एंटी स्मगलिंग एक्ट लागू किया था कराई से। तो वो परेशान तो समझते थे कि अगर मैं फ्री होऊंगा तो फिर जम के स्मगलिंग करूंगा। और तीसरा, छात्र और बुद्धिजीवी थे, तो नेचुरली उनका जो रिपब्लिकन आइडियाज था उनके प्रति झुकाव था। और जो चौथा थे वर्जीनिया के तंबाकू उत्पादक। तो ये टेक्निकल पहलू है जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। टेक्निकल पहलू यह है कि इनफैक्ट जो ब्रिटिश सरकार है, आपने यहां पर अगर मानचित्र पर अगर आप देखोगे तो मानचित्र पर ये पश्चिम हुआ, पश्चिम की तरफ। ये जो 13 उपनिवेश है, इसके बाद इधर वो चाहते थे कि हम और नए क्षेत्र को कोलोनाइज करें। तो नए क्षेत्र को कोलोनाइज वो करना चाहते थे, लेकिन इस पर ब्रिटिश सरकार ने यह कहकर अंकुश लगा दिया था कि नहीं, आप रेड इंडियंस वहां के देसी लोगों को भी स्थापित नहीं कर सकते हो, और बन गए रेड इंडियंस के प्रोटेक्टर्स। लेकिन इसके पीछे उनका कहीं ना कहीं एक अलग उद्देश्य था। उद्देश्य था कि अधिकतर ये भूमि होती थी, इस भूमि पर यह भूमि थी कि यह बेसिकली जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे उनका लैंड होता था। यहाँ जो किसान इस भूमि को जोते थे तो बदले में ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को रेंट मिलता था। तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड का प्रभाव था ब्रिटिश सरकार पर। तो लैंडलॉर्ड यह समझते थे कि अगर पश्चिम की तरफ हमको विस्तार करने का अवसर मिल जाएगा तो फिर वो नई भूमि पर कब्जा करके और हमारी भूमि छोड़ देंगे और वहीं खेती करेंगे और रेंट नहीं देंगे, तो हमें घाटा होगा। तो उसने सरकार को इस तरह प्रभावित कर रखा था कि अब इनसे इधर इनको नहीं बढ़ने देगी। तो आप जैसे कि आप देख रहे हो, यही है वर्जीनिया। तो वर्जीनिया में ये जगह जो आप देख रहे हो, ये तंबाकू की खेती करते थे, किसान थे वहां के समृद्ध किसान। तो वो चाहते थे कि और अगर हमको लैंड रिक्लेम करने का परमिशन मिले तो हम नए लैंड में खेती करेंगे, और ब्रिटिश सरकार वो होने नहीं दे रही थी। तो वो भी क्रांति के समर्थक के रूप में थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी तत्व थे जो क्रांति नहीं चाहते थे। जैसे आप देखोगे रेड इंडियंस, तो उनको मतलब ही नहीं था कि ब्रिटिश सरकार को ही वो समझते थे कि वही थोड़ी वो सुरक्षा भी दे रही है, लोग तो और भी मार डालेंगे। और दूसरा था जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो कुलीन थे, कुलीनों को लगता था कि भाई हमें क्या करना है, हमें तो क्रांति से कोई मतलब नहीं, उल्टा हमारा जो भी यहाँ पर हित है वह ये समाप्त कर देंगे। तो वो चाहते थे कि नहीं, ब्रिटिश रहे हैं। तो कैसे एलिमेंट्स क्रांति चाहते नहीं थे। तो एक बार आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, एक बार ऑस्टन में पूछा था कि मैसाचुसेट्स, फिलाडेल्फिया और बोस्टन में, तो ऐसे अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा पर बोस्टन, फिलाडेल्फिया और मैसाचुसेट्स में लोग आनंद ध्वनि करने, गिरजाघर में घंटे बजाने और तोप और बंदूक दागने के लिए एकत्रित हुए। परंतु कुछ लोग ऐसे भी थे जो खुश नहीं थे। समझ रहे हो? वहां पर मैं बच्चों को थीसिस लाइन बताता कि आप लिखें कि अमेरिकी क्रांति में कुछ लोगों ने उत्साह से हिस्सा लिया, जबकि कुछ अन्य लोग उससे पृथक रहे। इस बात की व्याख्या वर्गीय हित के संदर्भ में करने की जरूरत है। उस लाइन को अंडरलाइन कर लो, ये हो गया तुम्हारा थीसिस। परीक्षक देखेगा, मुस्कुरा देगा, किसने तो जड़ को ही पकड़। अब नीचे तुम ये वर्ग चाहता था, ये वर्ग चाहता था, ये वर्ग चाहता था, ये वर्ग नहीं चाहता था, ये वर्ग नहीं चाहता था, ये वर्ग नहीं चाहता। बस यही तो राइटिंग होती है। राइटिंग में कोई ऐसा सुरखाव के पर नहीं लगे होते हैं। आपको विजन की क्लैरिटी चाहिए, आप क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन को समझ उसका उत्तर लिखता है। तो ये वर्ग है जो ये फैक्टर है। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, संवैधानिक मतभेद। संवैधानिक मतभेद। अब देखिए, आप जो संवैधानिक मतभेद देखेंगे वो बहुत अहम फैक्टर है। बल्कि ब्रिटिश और अमेरिकन के बीच जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो फैक्टर संवैधानिक मतभेद के रूप में आया है। और वो संवैधानिक मतभेद का फैक्टर क्या है? तो जैसे ब्रिटिश लोग हैं, तो ब्रिटिश की आपने तो बहुत तो पॉलिटिक्स किए हुए, क्या कितने लोग किए हुए? ईमानदारी से बहुत कम लोग कबूल कर रहे हैं, और लोग भी किए हुए। ऑनलाइन वाले तो किए हुए थे, जब हिस्ट्री चल रहा था उधर पॉलिटिक्स चल रहा था। अब कबूल नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन ना पूछ डाले, लेकिन कबूल करो, क्योंकि इसमें अधिकांश लोग ऑनलाइन वाले हो, हमने पहले हाथ उठाया था, जो ऑनलाइन वाले हो सब पॉलिटिक्स किए हुए, हमको इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, तो बाकी पॉलिटिक्स नहीं लोग किए हुए नहीं। अब यहीं से आप कॉन्स्टिट्यूशन को, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन को देखना शुरू करिए। तो सबसे पहला आधुनिक कॉन्स्टिट्यूशन को आप कर सकते हैं, अगर फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन है तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे इवॉल्व किया। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले आप यह देखोगे कि प्रबोधन का प्रभाव कॉन्स्टिट्यूशन पर पड़ा है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रबोधन के ऊपर है, लेकिन जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है प्रबोधन से पहले ही ग्रेजुअली डेवलप करना शुरू कर दिया था। तो ब्रिटेन में जो मैंने आपको लास्ट में जहां आपने अमेरिकी क्रांति और युद्ध पढ़ा होगा, उन्होंने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की झलक भी आपको दी है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इनफैक्ट 1000 वर्षों में इवॉल्व किया है। तो हुआ था ऐसा कि एक संस्था बनी थी, एक निकाय, एक पार्लियामेंट, जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, वो एक प्रतिनिधित्मक संगठन के रूप में पहले छोटी सी एक निकाय थी। वो छोटी सी निकाय थी, उसमें मुख्य रूप से कुलीनों का वर्चस्व था। तो क्या हुआ कि किंग जॉन के समय 1215 की घटना है कि किंग जॉन, जैसे ब्रिटिश मैग्ना कार्टा का आपने नाम सुना होगा, मैग्ना कार्टा का नाम सुने हो? कितने लोगों ने सुना है? हाँ, उसको फंडामेंटल राइट्स का जनक कहा जाता है। इतने सारे हाथ उठे हुए ब्रिटिश मैग्ना कार्टा में दर्शाते हैं कि इसमें कुछ और लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन किए हुए थे, पॉलिटिक्स किए हुए थे क्लास में। तो 1215 में जो ब्रिटिश मैग्ना कार्टा आया, उस मैग्ना कार्टा में पहली बार किंग जॉन से कुलीनों ने उनके अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करवाया कि आप हमारे इन अधिकारों को मान्यता दीजिए। तो फिर धीरे धीरे पार्लियामेंट के अधिकार वहीं से बनने लगे।
पार्लियामेंट के अधिकार अब वहीं से बनने लगे। तो धीरे धीरे वो पार्लियामेंट के अधिकार के प्रभाव में आ गए। अब आप ठंडा की खोज में घूम रहे हैं क्या? आप कुछ आप कोल्ड की खोज में घूम रहे हैं, कहिए तो ऐसे चल रहा है क्या? अब मैं उसको भी कहूंगा, वो भी इरिटेट करेगा, जरा सोचिए। तो मतलब किंग जॉन ने 1215 में उसने जब पहली बार ये लाया, उसके बाद पार्लियामेंट को पहली बार अधिकार की स्वीकृति दी। फिर धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट काफी पावरफुल होने लगा, उसकी शक्ति बढ़ने लगी। अब मध्य वर्ग का भी धीरे धीरे प्रतीत होने लगा, मध्य वर्ग पावरफुल हो गया। दो सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लॉर्ड बैठते थे, जो कुलीन लोग थे, जो वंशानुगत लोग, और हाउस ऑफ कॉमन्स में धीरे धीरे सीमित मताधिकार के आधार पर लोग निर्वाचित होकर आने लगे। फिर लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स को शक्ति ज्यादा थी, हाउस ऑफ कॉमन्स को कम शक्ति थी। धीरे धीरे हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्ति बढ़ने लगेगी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्ति कम होने लगेगी। और जो ब्रिटिश मोनार्क था किंग, वो तो पहले बहुत पावरफुल था, लेकिन ब्रिटिश मोनार्क की शक्ति पार्लियामेंट के समय कम होने लगेगी। विशेषकर जब तुम देखोगे स्टुअर्ट वंश आएगा, तो स्टुअर्ट वंश के शासकों ने, क्योंकि ट्यूडर वंश जब तक था तो ट्यूडर वंश के लोग चालाक थे, तो ट्यूडर वंश के लोगों ने बड़ी चालाकी से शासन किया। उन्होंने बिना पार्लियामेंट को एंटागोनाइज किए, मैंने पार्लियामेंट से टकराए नहीं, उन्होंने उल्टा क्या किया कि पार्लियामेंट में अपने समर्थकों को बैठा दिया और समर्थकों के बल पर वो कोई प्रस्ताव को पारित करवा देते थे। स्टुअर्ट आए तो ये फ्रांसीसी शासक की तरह मतलब वो दैवी राजत्व का घोषणा करते हुए पार्लियामेंट के कामों में अरंगा लगाना शुरू किया। तो चार्ल्स फर्स्ट के समय तो गृहयुद्ध हो गया था, जिसको आप कहते हो फुल फ्लेजेड वॉर था दोनों के बीच, गृहयुद्ध। और गृहयुद्ध के बाद, लेकिन चलिए गृहयुद्ध के बाद तो 11 वर्षों के लिए ब्रिटेन से राजतंत्र भी समाप्त हो गया। और राजतंत्र को समाप्त करके और फिर उन्होंने जैसे राजतंत्र मोनार्की को समाप्त किया, वहां पर एक रिपब्लिकन, अब हम सभी को अपनी गलती का एहसास हो गया और हम लोग काफी पश्चाताप में, तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। ऐसा है कि इस फैन को बंद करके 2-3 ऐसी कम से कम हाफ 50% चला दो, 50% ऑफ करते और फिर बीच बीच में देखते रहना है। तो और मतलब जब स्टुअर्ट डायनेस्टी की जो किंग आए, तो स्टुअर्ट डायनेस्टी के किंग ने उसमें बहुत ज्यादा अरंगा लगाया। दोनों में जब वही गृहयुद्ध हुआ, 11 वर्षों के लिए ब्रिटिश कॉमनवेल्थ आया था। लेकिन ब्रिटिश जो लोग हैं वो इतने कंजर्वेटिव है कि कोई बड़ा रेडिकल परिवर्तन चाहते नहीं, इसलिए तुम देखते हो कि आदमी मोनार्की को बनाए। ब्रिटिश मोनार्की को समाप्त करने में कुछ नहीं लगेगा। अगर हाउस ऑफ कॉमन्स को बहुमत से पारित कर दे, तो हाउस ऑफ कॉमन्स इतना पावरफुल है कि कहा जाता है ये सब कुछ कर सकती है, सिवा पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बनाए। अब अगर उसमें उसमें कोई भी 2/3 बहुमत का प्रावधान ही नहीं है, आप जानते हो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में। एक साधारण बहुमत से नहीं, स्थिति आई 1932 के बाद। 1932 के बाद आई। अब तो खैर पार्लियामेंट का कुछ पावर भी छीन गया है इसके समय, जो टेरेजा मे है उसके समय, क्योंकि पहली बार वहां जुडिशरी हस्तक्षेप कर दी ना। जुडिशरी कभी पार्लियामेंट के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती थी। ये बहुत लेटेस्ट घटना है। आपको याद होगा ब्रेक्जिट के समय जो टेरेजा मे की सरकार आई थी तो हार गई थी, और हार गई थी तो बार बार, एक बार उसने चुनाव करवाए, 2 बार तो चुनाव उसने करवा दिए, अब तीसरी बार जल्दी चुनाव नहीं करे थे। फिफ्थ पार्लियामेंट एक्ट ब्रिटेन में आ गया है ना, और वो मामला चला गया था सुनवाई के लिए कोर्ट के पास। तो जुडिशरी ने उसमें इंटरवेन किया। वो पूरे ब्रिटिश पार्लियामेंट के इतिहास में पहली घटना है जुडिशरी के इंटरवेंशन का। हमको याद है कि एक इंडिया के बहुत बड़े जुरिस्ट उपेंद्र बख्शी हैं, जो लॉयर्स भी हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा कि केशवानंद मूवमेंट ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह को फॉलो करते रहोगे ना, तो हर विषय में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटी में हमें जो नए नए डेवलपमेंट के पता चलते हैं। लेकिन नए डेवलपमेंट का मजा तब ले पाओगे जब बेसिक और फंडामेंटल्स क्लियर हो जाता है। जैसे उधर तुम पेपर भी पढ़ते रहो, इधर फंडामेंटल्स क्लियर करते रहो। एक समय कोशिश करो कि पेपर और फंडामेंटल दोनों के बीच लिंक बन जाए। ये हो जाएगा तो वैसे भी क्वालिफाई कर लोगे। तो फिर तुम्हारे कहीं किसी क्वेश्चन में तुम स्वतंत्र विचार दे सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो, एविडेंस दे सकते हो। दैट विल बी योर पार्ट, यू कैन एंजॉय इट। तो वही जो चीजें जब आई तो उसको बोलते हैं तो ब्रिटिश पार्लियामेंट धीरे धीरे पावरफुल फिर होता चला गया। और स्टुअर्ट डायनेस्टी में एक तो 4 सेकंड के समय तो 4 सेकंड को मार डाला था, पार्लियामेंट में मृत्यु दंड दे दिया था। और 11 वर्षों तक कॉमनवेल्थ बना था, जब उसमें ओलिवर क्रॉमवेल वहां का कॉमनवेल्थ का मुखिया बना था, हेड बना था। लेकिन फिर ब्रिटिश साइड में कॉमनवेल्थ का डेथ हो गया, उसका बेटा उतना योग नहीं था। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंटियंस को ही खुद अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसका बेटा वहां पर फ्रांस में निर्वासित जीवन जी रहा था, तो उसके बेटे को बुलाया, और बेटे जिसका नाम था चार्ल्स सेकंड, चार्ल्स फर्स्ट को हुआ था फांसी, चार्ल्स सेकंड को बुलाया, फिर गद्दी पर बैठा दिया। तो उसको ब्रिटिश इतिहास में कहा जाता है रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड हम लोग अंग्रेजी साहित्य में भी पढ़ते थे, क्योंकि उसमें लिटरेचर पर भी उसका प्रभाव पड़ा। लेकिन फिर क्या हुआ कि 4 सेकंड के समय फिर तकरार पार्लियामेंट से शुरू हो गई। 3 महत्वपूर्ण मुद्दे थे। धर्म, पार्लियामेंट प्रोटेस्टेंट था, शासक रोमन कैथोलिक था। एक तो विवाद का मुद्दा यह था। विवाद का दूसरा मुद्दा यह था कि कर लगाने का अधिकार किसे है, पार्लियामेंट को अंतिम अधिकार है या मोनार्क को है। और तीसरा मुद्दा था फॉरेन पॉलिसी, हु वाज द फाइनल आर्बिटर इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो विदेश नीति है उस पर अंतिम अधिकार किसका है, किंग का अधिकार या पार्लियामेंट का। इन्हीं 3 मुद्दों पर झड़प फिर शुरू हो गई। तो 4 सेकंड तो खैर अपने पिता का हाथ से देख चुका था, तो थोड़ा बहुत ज्यादा एंटागोनाइज करने की कोशिश नहीं की। उसका टेन्योर तो 25 वर्षों का था, 1660 से 1685 तक, लेकिन उसने काट लिया। उसके बाद उसका जेम्स सेकंड जब आया, उसका उत्तराधिकारी, उसका बेटा, वो बहुत एग्रेसिव था। वो पार्लियामेंट के साथ बार बार टकराने लगा। इन पार्लियामेंट को एक कॉन्सोलेशन यह था कि जेम्स सेकंड का भी उम्र दराज हो गया था, उसको बेटा नहीं था। तो जेम्स सेकंड को एक बेटी ही थी मेरी, और मेरी का विवाह हुआ था, उसका मैरिज हुआ था हॉलैंड का एक शासक था जिसका नाम था विलियम ऑफ ऑरेंज। तो पार्लियामेंट को कॉन्सोलेशन यह था कि कोई नहीं, ये बूढ़ा जल्दी मर जाएगा, और इसके मरने के बाद इसकी बेटी दामाद इसका उत्तराधिकारी होगा। विलियम ऑफ ऑरेंज जो हॉलैंड का था, वो प्रोटेस्टेंटों का मुखिया रहा। तो उसको लगा कि जिस समय विलियम और मेरी आएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हमारे उसके बीच की टकरार खत्म हो जाएगी, और इस बूढ़े को तो वैसे भी मरना ही है, कोई बड़ी दिक्कत। तभी क्या हुआ कि तभी उसका एक बेटा हो गया, और उसका कैथोलिक वातावरण में लालन पालन शुरू। तो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट का खैर जवाब दे गया कि अब यह आगे भी समस्या आएगी। तो उसने 1688 में मेरी और विलियम ऑफ ऑरेंज को इनवाइट किया कि आप आके लंदन की गद्दी को संभालो। वो दोनों वहां से बढ़े। जब वहां से बढ़े तो जब वो लंदन पहुंचने वाले थे तो पता चल गया जेम्स सेकंड का। तो जेम्स सेकंड युद्ध या संघर्ष करने के बजाय उसने क्या किया कि जो राजकीय मुहर था, जो रॉयल स्टैम्प था, उसको उसने टेम्स नदी जो लंदन की, उसमें फेंक कर भाग गया कहीं। उसी को कहते हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन, गौरवपूर्ण क्रांति। गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं, ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहते हैं, ब्लडलेस रक्तहीन क्रांति।
गौरवपूर्ण क्रांति, रक्तहीन क्रांति और शानदार क्रांति ही नाम देते हैं। उस वक्त पार्लियामेंट सुपीरियर हो गया, फिर धीरे धीरे पार्लियामेंट की शक्ति खोती गई, ब्रिटिश मोनार्क पार्लियामेंट की शक्ति बढ़ती गई, ब्रिटिश मोनार्क की शक्ति खोती गई। तो ब्रिटिश लोगों का पार्लियामेंट में बहुत विश्वास था, उनको लगता था कि पार्लियामेंट सबसे विकसित संस्था है। अब अमेरिकन लोग जब एक नए महाद्वीप में जाकर स्थापित हुए तो अमेरिकन लोगों को लग रहा था नहीं, आपका कोई पार्लियामेंट कोई ऐसी बड़ी संस्था नहीं है। वो अपने मुल्क से हजारों वर्ष दूर एक नए महाद्वीप में रहे तो स्वतंत्र वातावरण में पले और बढ़े थे। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति जो अमेरिकन लोगों का समर्पण है पूरे वर्ल्ड में रेयर। अमेरिका में अगर तुम 2 वर्ष रह जाओगे तो हॉरिफाइड हो जाओगे वहां देखकर। टूरिस्टों को तो पता नहीं चल पाता है, लेकिन जो वहां हमको अपने रिलेटिव से बात होती है तो कई बार मैं भी इंडिविजुअल फ्रीडम के मुद्दे पर मुझे मतलब इंडियंस उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। हम लोग को इतना फ्रीडम चाहिए, बहुत फ्रीडम भी बड़ा घातक लगता है। हमारे बच्चे कंप्लीट हमसे फ्री हो जाए, हम अपने पेरेंट्स से कंप्लीट फ्री हो जाए, चाहते भी हम लोग नहीं रखते। जिस समय 16 ईयर्स की एज में पहुंच जाता है बच्चे, माता पिता उसको बुला के कहते हैं कि देखो जो मुझे करना हुआ हम तुमको दे सकते थे, दे दिया, जो बनाना था बना दिया, अब आज से तुम स्वतंत्र हो, अपना जीवन खुद जियो। अब छोड़ देते हैं, बच्चा निकल लेता है, अब यंग हो गया, एडल्ट हो गया, अब निकल गया और निकल कर अगर उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होता है तो एक 4 व्हीलर गिफ्ट कर देते हैं अपनी तरफ से। अगर वो भी नहीं रहा तो गुड बाय, दिन वो भी नहीं हो। उसके बाद जो बच्चे की मुलाकात अपने पेरेंट्स से होगी या बात होगी वो केवल फादर्स डे और मदर्स डे के दिन। आप समझ सकते हो कि फादर्स डे और मदर्स डे कहां से उसकी अहमियत क्या है। आप रोज फादर के साथ रहते हैं और मिलते हैं तो हैप्पी फादर्स डे करते हैं, वो भी अचंभित रह जाते हैं कोई खास बात है क्या। तो इस प्रकार से ये अमेरिकन सोसाइटी में मतलब एक आदमी का 3-4 डाइवोर्स तो जरूर होता है इंडिविजुअल फ्रीडम के कारण। अब देखो नीचे तुम सोओगे, ऊपर मतलब ऊपर के फ्लोर पर कोई है, अब रात में अगर डिस्टर्ब किया, जैसे वो चलना उसके पदचाप से तुमको दिक्कत हुई, वो पता चला कि कोई बर्तन ही गिरा दिया, टनाटन की आवाज भी तुम्हारी नींद टूट गई। ऊपर वाले तो कभी उपद्रव तो बहुत तरह का करते हैं। हम इंडियंस लोग आदि थे पहले स्टूडेंट लाइफ में हम लोग भी रहते थे, ऊपर एक फैमिली था, वो लगता था रात में कभी सोता नहीं था, क्या था उसके साथ। अब तो ये नौबत नहीं आई है, अब जब अपना सेटलमेंट हुआ तो, लेकिन जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो वो चीज हमने भी महसूस की। तो ये चीज लेकिन एक औसत अमेरिकन में तुरंत आपके पड़ोसी कॉल करेंगे, पुलिस आएगी आपको गिरफ्तार करके लेगी। अब भी जाइए, अब जाइए रात भर आप रहिए, हवालात में कल के लिख के अपने अच्छे कैरेक्टर कर दीजिए, पड़ोसी को परेशान नहीं करेंगे। एक मेरे रिलेटिव ने कहा, मतलब बताया कि उनके पति इतनी इस बात से भयभीत थे कि रात में पानी पीने जाते थे, घुटने के बल पर जाते थे कि पैर से दम चाटना और नीचे वाले पड़ोसी को कहें। तो मतलब यह हुआ कि ये है वहां का इंडिविजुअल फ्रीडम, जो दैट वाज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। तो अमेरिकन लोगों में फ्रीडम की भावना पहले से ही थी। तो अमेरिकन लोगों का कहना था कि देखिए आपके पार्लियामेंट के अधीन हमारे प्राकृतिक जो अधिकार वो नहीं है, हमें जन्मजात कुछ प्राकृतिक अधिकार मिले हैं, जो हमारे प्राकृतिक अधिकार सभी संवैधानिक संस्थाओं से ऊपर है, उस पर आपके पार्लियामेंट का भी कोई बस नहीं। ये जो बड़ी दोनों के संविधान के स्वरूप को भी निर्धारित किया। जैसे अमेरिकी संविधान में देखते हो व्यक्ति की स्वतंत्रता इसलिए अधिक है कि सेपरेशन ऑफ पावर, कार्यपालिका विधानमंडल न्यायपालिका को सेपरेट करिए। इस बार प्रीलिम्स में वही क्वेश्चन पूछा था ना कि स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारण। तो अगर कोई वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाता तो सीधा चुनता शक्ति का विभाजन। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि मतलब बहुत सारे बच्चों ने, बल्कि कुछ आंसर शीट में कुछ भी आ गया था कि भाई कमिटेड जुडिशरी कुछ का। तो मतलब जो अच्छे संस्थान थे उनके आंसर शीट में तो बहुत आते रहते हैं, तो अच्छे संस्थान वाले ने तो आंसर शीट में पकड़ लिया कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर दैट इज क्लियर कट। इन कई आंसर जो कई बार मेरे बच्चों ने हमें पूछा कि सर ये जो कमिटेड जुडिशरी है वो तो कहीं आंसर नहीं हुआ, कमिटेड जुडिशरी का कोई सवाल भी नहीं, वो एक अच्छा वर्ड भी नहीं। दृष्टि का आंसर शीट था ये बहुत फुल प्रूफ था, इसमें आपको गलती नहीं मिली। क्वेश्चन इससे आप मिला सकते हैं, सारे आंसर शीट से मिलाना भी नहीं चाहिए, दैट इज क्रिएटिंग अ कंफ्यूजन। जैसे दृष्टि हुआ इसे एक आध संस्थान हुआ उसके आप आंसर शीट से मिलाइए, उससे आपको फायदा होगा। इसमें मैंने देखा कि इसमें मैंने बाद में चेक किया इसमें तो सारे क्वेश्चन इसके जो भी थे इसमें प्रश्चित नहीं, काफी मेहनत से तैयार किया हुआ था, अच्छी टीम ने तैयार किया। आवाज नहीं आ रही, कहीं फैन से तो नहीं आ रही, आवाज तो ठीक आ रही, कुछ तेज बोले। अरे पहले फैन चल रहा था कि नहीं, ये ध्यान नहीं, ये फैन अभी चला है ना हम लोग के लाइफ में। तो हमारे ऑनलाइन वाले फैन बंद कर दो। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चों को असुविधा हो गई, सॉरी ध्यान रखना उनको, वो तो साउंड में कोई दिक्कत तो नहीं आई, चेक करो ऑनलाइन सही है ऑनलाइन वाले का, क्योंकि फैन से उनको दिक्कत तो नहीं हुई। अब हम लोग ध्यान रखेंगे इस बात का। हाँ, तो क्या क्या लिखा आपने ऑनलाइन में, साउंड ठीक है ना? तो इसमें लिखिएगा कि ब्रिटिश लोग उस पर एक पंक्ति लिखना है कि ब्रिटिश लोग संसदीय सर्वोच्चता की बात करते थे। संसदीय सर्वोच्चता की बात करते थे। वहीं अमेरिकन लोगों के लिए अमेरिकन लोगों के विचार में मानव के प्राकृतिक अधिकार जो जन्मजात होते हैं वे आहरणीय हैं। आहरणीय का मतलब होता है कि वे मानव के प्राकृतिक अधिकार जो जन्मजात होते हैं वो आहरणीय है। प्राकृतिक अधिकार जो जन्मजात होते हैं वो आहरणीय है। आहरणीय का मतलब उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, यानी वो उसको हटाया नहीं जा सकता। देखो तो इतने ही कारण, जब कारण की बात होगी तो इतना ही आप निकालें। ओके, तात्कालिक कारण में आप दीजिए, तात्कालिक कारण में
लिखिए कि अब तक नौ परिवहन कानून अब तक नौ परिवहन कानून अब तक नौ परिवहन कानून महज महज अब तक नौ परिवहन कानून महज 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 केवल कागज कागज समझते हो पेपर पर, महज कागज पर रहा था। परंतु पहली बार ग्रेनविले की सरकार ने उसे कड़ाई से लागू करने का निर्णय लिया। ग्रेनविले की सरकार ने, वो मैटर में ग्रेनविले, उसको ग्रेनविले रखा है। ग्रेनविले की सरकार ने उसे कड़ाई से लागू करने का निर्णय लिया। ग्रेनविले की सरकार ने उसे कठोरता से लागू करने का निर्णय लिया। उसी प्रकार तस्करी रोकने के लिए भी कानून बनाए गए। तस्करी रोकने के लिए भी कानून बनाए गए। तस्करी रोकने के लिए भी कानून बनाए गए। इनके अतिरिक्त शुगर एक्ट और स्टाम्प एक्ट जैसे शुगर एक्ट एवं स्टाम्प एक्ट जैसे नए टैक्स भी लगा दिए गए। शुगर एक्ट और स्टाम्प एक्ट जैसे नए कर भी लगा दिए गए। पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिए, अमेरिकी प्रतिनिधियों ने इस कदम का विरोध किया। अमेरिकी प्रतिनिधियों ने इस कदम का विरोध किया और न्यूयॉर्क में इकट्ठे हो गए। न्यूयॉर्क में इकट्ठे हुए तथा उन्होंने अपना यह प्रसिद्ध नारा दिया कि प्रतिनिधित्व के बिना नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। आगे ये घटनाएं क्रांति की ओर चली गई। देखिए, अब मैं आपको यहां पर एक तथ्य स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप कागजों में इतना ही जानो, इससे ज्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। कुछ एग्जांपल्स आप मैटर से याद रख सको तो बढ़िया है। अब मैं आपको एक घटनाक्रम बता देता हूं और फिर क्रांति में कैसे घटित हुआ। इसका महत्व आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महत्व पर सवाल बनते हैं। जीएस में आपको ऑफर की तरह नहीं पूछता, उसे थोड़ा अलग पूछता है। जैसे जब ये क्या प्रॉब्लम, अच्छा हाँ, वो हो जाता है कई बार, वो नर्व का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आप खड़ा रहो, आप थोड़ी देर होने के बाद कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है। ये बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, सही है। तो मतलब ये घटना कुछ ऐसे शुरू हुई कि ग्रेनविले बना प्रधानमंत्री। एक और इसके साथ जुड़ा हुआ बात था, मेंटली अलर्ट हो तुम लोग, एक लंबी कहानी चलेगी, तुमको तैयार होना है ना। जैसे उस समय ब्रिटिश मोनार्क है, उसका नाम है जॉर्ज तृतीय। जॉर्ज, इससे पहले जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय आ चुका है, और ये तीनों जो जॉर्ज हैं वो हैनोवर वंश के शासक हैं। तो तीनों हैनोवर वंश के शासक हैं, जॉर्ज द्वितीय और जॉर्ज तृतीय, और जॉर्ज प्रथम भी, वो हैनोवर है जर्मनी। इससे पहले जो जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय थे, इनकी कमजोरी दो थी। एक, तो ये सब थोड़ा अपने स्वभाव से नॉस्टैल्जिक फील करते थे हैनोवर को लेकर। तो दे वर बेसिकली होम सिक, दे प्रेफर टू स्टे एट हैनोवर फॉर लॉन्गर टाइम देन एट लंदन। वो यहाँ से लंदन से बाहर रहते थे ज्यादा। इसका फायदा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उठा लिया और अपनी शक्ति बढ़ा ली, और पार्लियामेंट ने तब तक अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डेवलप कर ही लिया था। तो धीरे धीरे ब्रिटिश कैबिनेट पावर गेन करने लगा। दूसरा क्या था, इन दोनों जॉर्ज की कमजोरी रही थी कि दोनों अंग्रेजी नहीं जानते थे। तो पार्लियामेंट को जर्मन जानते, तो पार्लियामेंट उसका फायदा उठाकर उनसे गलत सलत फाइल पर हस्ताक्षर करवाती गई, और उनके पावर और भी कम होते गए। इस बात को टाल लिया जॉर्ज तृतीय ने। तो जॉर्ज तृतीय तो पहले अपने पूर्वजों को एक दो गालियां मन ही मन दे डाली कि भाई इसने तुम्हारे बहुत सारे पावर लूज करवा दिए, लेकिन फिर अब उसकी कोशिश यही रही कि हम किसी तरह से मोनार्की के खोए हुए उन शक्ति को रिगेन करें। तो अब वो जो कैबिनेट का जो संचालन था, उसमें वो अनावश्यक हस्तक्षेप करना भी शुरू कर दिया। उसी में पहले बनी ग्रेनविले की सरकार। तो ग्रेनविले की सरकार बनी तो किसी आलोचक ने कहा कि हमने अमेरिका खो दिया, क्योंकि ग्रेनविले की सरकार ने अमेरिका से आने वाले डाक को पढ़ना शुरू कर दिया है। तो अब यह कहा जाता है कि अमेरिका से आने वाले डाक को पढ़ना शुरू कर दिया है। तो इसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि जब वो अमेरिका का जब वो अकाउंट देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि भाई अमेरिकी उपनिवेश से हमें जितना फायदा होना चाहिए उतना फायदा हमें नहीं हो रहा है। तो वह क्या करेगा कि अमेरिका के मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप करेगा, और फिर अंत में अमेरिका में प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक वही हुआ।
उसको लगा कि भाई हमें अमेरिकी उपनिवेश पर जितना खर्च हो रहा है उतना आमदनी उधर से आ नहीं पा रही। तो उसने कुछ रणनीति अपनाई। उसने कहा कि देखो, अब तक जो नौ परिवहन कानून थे, नेविगेशन एक्ट, तो पेपर पर थे, तो अमेरिकन लोग तो सिद्धांत के आधार पर अप्रोच कर रहे थे। अब उसने सोचा कि हम व्यवहार से और कठोरता से लागू करते। ओके, एक तो यह फैक्टर। दूसरा उसने सोचा कि एंटी स्मगलिंग एक्ट को कड़ाई से लागू कर देते, स्मगलिंग भी, स्मगलर्स भी थोड़ा सख्ते में आए। और तीसरा उसने शुगर एक्ट और स्टाम्प एक्ट लगाया। तो शुगर एक्ट जैसे चीनी पर, रम एक शराब जो होती है उस पर लगना था। स्टाम्प एक्ट में था कि जो समाचार पत्रों की बिक्री खरीद होती है उस पर लगना था, और जो आप कोर्ट कचहरी और बाकी जगहों पर भी स्टाम्प होती है उसके ऊपर टैक्स देना था। अनुमान किया गया उसे 60,000 पाउंड अतिरिक्त रकम की आमदनी। अब देखो अमेरिकन लोग कितने कॉन्शियस हो गए। उन्होंने न्यूयॉर्क में उनके प्रतिनिधि इकट्ठे हुए, उन्होंने नारा दिया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, माने प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। तो प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। अब मैंने एक ब्लॉग में अपने मैटर में दिया हुआ है, शायद तुमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ोगे, कि अब ये अपने आप में कितनी बड़ी चीजें थी, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। तो अब आप ही बताओ, इसने तो उपनिवेशवाद के मौलिक स्वरूप ही प्रश्न लगा दिया। क्योंकि अब तक आप यह कहते थे कि उपनिवेश मातृ देश के हित के लिए आ सकता है, और अमेरिकी लोगों ने कहा कि नहीं, आप जब हम अब अमेरिकी लोगों ने कहा कि हम तभी टैक्स देंगे जब आप हमारे, उसमें देखो दो प्रकार का टैक्स होता था, ध्यान करें, एक है एक्सटर्नल टैक्स, दूसरा है इंटरनल टैक्स, बाह्य कर और आंतरिक कर। तो बाह्य कर में चुंगी शुल्क हो गया, जिसको ऑक्टराइट, मतलब उसको बाह्य टैक्स में आप चुंगी शुल्क जिसको कहोगे कस्टम ड्यूटीज। तो उनका कहना था कि कस्टम ड्यूटी तो आपका पार्लियामेंट लगा सकती है, जो हम एक देश से दूसरे देश से व्यापार करते हैं, लेकिन हमारे घर के अंदर जिसको आज तुम कहते हो अब तो जीएसटी हो गया, जैसे सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, तो उसी प्रकार से उनका था स्टाम्प एक्ट और शुगर एक्ट। तो आंतरिक कर आप हमारा पार्लियामेंट नहीं लगा सकती, आपका पार्लियामेंट तभी आंतरिक कर लगा सकता है जब आपके पार्लियामेंट में हमारा प्रतिनिधि बैठे। अब इसमें मैंने 2-3 बातें दी है कि यह दिलचस्प तथ्य है, यह स्लोगन उन्होंने किसी और से नहीं सीखा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट से सीखा। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटिश मोनार्की, जो स्टुअर्ट डायनेस्टी की मोनार्की से जब पार्लियामेंट की लड़ाई चल रही थी, तो पार्लियामेंट ने ब्रिटिश मोनार्की को यही नारा दिया था कि प्रतिनिधित्व के बिना करने। उसका कहना था कि कर लगाने का अधिकार, टैक्स लगाने का अधिकार केवल पहले पार्लियामेंट को है, जनता का प्रतिनिधि कर लगा सकता है। देखो ना, आज तक पूरी दुनिया में पालन हो रहा है। जीएसटी तभी इंडिया लागू कर पाया था, याद करो, जब पार्लियामेंट का अप्रूवल हुआ। इससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट और चिदंबरम जो थे, पी चिदंबरम, वो प्रयास करके थक के चले गए। जब मोदी जी की सरकार आई तो इन्होंने फिर राज्यसभा से सेपरेट करके अपोजिशन को विश्वास में लेके और उस कॉन्फिडेंस के तहत इन्होंने जीएसटी लागू करवाया था, क्योंकि कार्यपालिका की फिर मनमानी ना हो, टैक्सेशन, विधानमंडल का अनुमोदन चाहिए। ये बात पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट ने स्थापित किया, अमेरिकी लोगों ने सीख लिया। अब किसी की वाइफ डिमांड करेंगे हम तभी किचन में जाएंगे जो आप हमें मॉडलर किचन बनवा दोगे। अब उसका नौकर सुन रहा है, कल के नौकर को कहा कि जाओ तुम खाना बनाओ, तो बोलेगी नहीं 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 मैडम जो कर रहे हैं मैं भी उसी पर। तो क्या होगा आप समझ सकते हो। वो तो पार्लियामेंट, वो तो ब्रिटिश लोग समझ रहे थे हम लोग तो सुपीरियर हैं हम लोग, और अमेरिकन लोग तो हमारे उपनिवेश है, उनका क्या हक बनता है, तो हमारे हित में काम करना चाहिए। अब अमेरिकन लोग भी वही डिमांड कर रहे हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट डिमांड कर रहे हैं। एक तो यह बात हो गई। दूसरी बात, जिस समय अमेरिकी प्रतिनिधि, जिसमें अमेरिकी लोग प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे, उसमें दुनिया के अधिकांश देशों में और यूरोप में तो प्रतिनिधित्व नहीं था। और तीसरी बात यह थी कि वह जो प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, या एक तरह से उपनिवेशवाद विरोधी नारा बन गया। अपने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी उदारवादी जंग में दादा नौरोजी वगैरह ने यही मांग उठाई। इतना इंपॉर्टेंट ये स्लोगन है, ये स्लोगन ही अपने आप में एक संविधान। अब वो इकट्ठे हुए तो अब उसका कोई निराकरण नहीं निकला। खैर चलिए, तो लेकिन जॉर्ज तृतीय की कृपा से ये इसकी सरकार तुरंत गिर गई। ग्रेनविले की सरकार 2 वर्षों में गिर गई। फिर रॉकिंघम की सरकार है। तो रॉकिंघम की सरकार ने इन सारे टैक्स को, शुगर एक्ट, स्टाम्प एक्ट, सबको हटा दिए, लेकिन उसने एक नया एक्ट लाया जिसको कहते हैं डिक्लेरी एक्ट। उसमें सिर्फ उसने यह कहा कि लेकिन ठीक है हम कर तो हटा रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट को अमेरिकी उपनिवेश पर आंतरिक कर लगाने का अधिकार। अब इतना उसने कहा, इतने से ही हो हल्ला मच गया अमेरिका कि नहीं, हम इन थियरी में इसको स्वीकार नहीं करेंगे। चलिए, रॉकिंघम की सरकार 2 वर्ष में चली गई। फिर आई, फिर उसके बाद आ गई फिर पिट की सरकार। तो पिट की सरकार में पहले आ गई टाउनसेंड की सरकार। पिट की सरकार में टाउनसेंड था वित्त मंत्री। तो टाउनसेंड को लगा कि चलो कोई नहीं, अब तक तो अमेरिकी लोगों ने केवल आंतरिक कर पर ही आपत्ति की है ना, हम ठीक है आंतरिक कर नहीं लगाते, हम बाह्य कर लगा देंगे। उन्होंने कस्टम ड्यूटी के रूप में 5 चीजों पर उसने कर लगाए, जिसमें मुद्रा धातु था, तंबाकू, 1-2 और चीजें थी, रंग, कलर, और एक चीज थी चाय, कर लगा दिया। अब अमेरिकी लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। अब उनका देखो मनोबल कितना बढ़ गया। आंतरिक कर क्या, बाह्य कर भी नहीं लगा सकते। अब बाह्य कर भी नहीं लगा सकती। अब कितने हो हल्ला हुए। चलिए, पिट की सरकार भी गिर गई और लॉर्ड नॉर्थ की सरकार आई, सबसे चौथी सरकार। इसने वो हल्ला देखते हुए सारे कर हटा लिए, केवल एक चाय पर कर लगने दिया, क्योंकि उसको लगा कि अगर ये चाय पर भी कर नहीं लगाएंगे तब तो अमेरिकी संप्रभुता की जितनी भी परिकल्पना है वही बेकार चली जाए, तो फिर हमारा उपनिवेश वाला नहीं जाता है। इसलिए एज ए सिंबल हमें कम से कम टी पर टैक्स रहने देना चाहिए। उसने चाय पर कर बने रहने दिया, लेकिन अमेरिकी लोगों ने, अच्छा इतना ही नहीं, चाय पर केवल कर था वही नहीं था, यहाँ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को घाटा उठाना पड़ रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने एक स्पष्ट रूप में राइट दे दिया था, एक स्पष्ट रूप में अधिकार दे दिया था कि आप डायरेक्ट यहाँ से उसको आपूर्ति करिए, यहाँ से आप लंदन भेजिए, सॉरी यहाँ से आप अमेरिका डायरेक्ट चाय को आप निर्यात करिए। तो जो डायरेक्ट अमेरिका चाय को निर्यात कर रहा था वो बहुत सस्ती दर पर चाय पहुंच रही थी। इतना तक स्मगलर्स जो स्मगलिंग करके लाते थे उनकी चाय से भी ज्यादा सस्ती ईस्ट इंडिया कंपनी की सप्लाई। स्मगलर्स को भी लगा था हमारे सारे धंधे बैठ जाएंगे अब तो उन्हीं व्यापारियों और स्मगलर्स ने मिलकर एक तरह से कॉन्स्पिरेसी की और बोस्टन बंदरगाह था, उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 जहाज रुके हुए थे, वो चाय की पेटियों से भरा हुआ था। उनमें से गए और 16 दिसंबर 1673 को जॉन एडम्स के नेतृत्व में कुछ व्यापारी और तस्कर गए और उस बंदरगाह पर जाकर उन जहाजों से 340 पेटियां निकालकर समुद्र में फेंक दिया। तो चाय तो जानते हो, 2 चम्मच आप चाय डालते हो तो पूरा का पूरा देखते हो कितनी लाल हो जाती है, और यहाँ तो 340 पेटियां फेंकी गई, तो बोस्टन बंदरगाह का पूरा तट ही लाल हो गया। तो उसको इतिहास में कहा जाता है, अमेरिकी इतिहास में बोस्टन की टी पार्टी। हम लोग बचपन में ट्रांसलेशन बनाते थे तो लगता था कैसी टी पार्टी होगी, काश केक चूस के हमें भी उससे मिलता है। अब यह पता नहीं था कि टी पार्टी बड़ा अजीब तरह की पार्टी थी। तो इस प्रकार से अब इस पर ब्रिटिश सरकार बहुत क्रुद्ध हुआ, तुरंत बोस्टन बंदरगाह को बंद किया
वहां पर जो संबंधित व्यक्ति है, बोस्टन मैसाचुसेट्स प्रांत का बंदरगाह था, तो मैसाचुसेट्स का चार्टर रद्द कर दिया, संबंधित व्यक्ति पर लंदन में मुकदमे चले। इधर अमेरिकी प्रतिनिधियों की बैठक भी एक जगह पर हुई और पहला उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाया। उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राज्यसभा को अपील की कि भाई आप इंटरवीन करिए और जो भी कानून अमेरिका के संबंध में 1765 के बाद बनाया गया है उसको रद्द कर दीजिए। ब्रिटिश सरकार अब कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं थी। उधर जॉर्ज तृतीय था, वो भी थोड़ा एग्रेसिव मूड में बैठा हुआ था, उसको तो अपने राइट्स की पड़ी थी और कोई उसमें कंस्ट्रक्टिव वर्क करने वाला नहीं था। बस वॉर शुरू हो गया। जब वॉर शुरू हुआ तो वॉर शुरू हुआ 1775 में शुरू हो गया लेक्सिंगटन में। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि 3 देश थे, विशेषकर फ्रांस, विशेषकर जो फ्रांस थे वो फ्रांस, क्योंकि फ्रांस से पहले एक घटना हुई थी, आपको मेरे मेटल में ब्लॉक में एक जगह मिलेगा 7 वर्ष युद्ध, 7 ईयर्स वॉर। तो 7 ईयर्स वॉर यूरोप में 1756 से 63 के बीच हुआ। उस युद्ध में फ्रांस ब्रिटेन के हाथों हार गया था और ब्रिटेन ने उसे कनाडा छीन लिया था। तो कनाडा गंवाने के बाद फ्रांस अभी भी प्रतिशोध की आग में जल रहा था, तो उसने अमेरिकी उपनिवेशों को समर्थन कर दिया। एक स्पेन था, स्पेन की नजर जिब्राल्टर पर थी, जिब्राल्टर देख रहे हो, स्पेन के दक्षिण, तो जिब्राल्टर पर थी, तो वो जिब्राल्टर लेना चाहता था और हॉलैंड था, उसको ब्रिटेन से प्रतिस्पर्धा थी, तो उसने भी समर्थन कर दिया। लेकिन इन देशों ने एक शर्त रखी, कहा कि देखो भाई, हम आपकी सहायता तभी कर सकते हैं जब अपने आप स्वतंत्रता की घोषणा करो, क्योंकि आप अगर एक उपनिवेश रहोगे और फिर हम आपके सपोर्ट में उतरेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय लॉ के अनुसार हमारी इस कदम की आलोचना होगी, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको चाहिए कि आप पहले स्वतंत्रता की घोषणा करो। तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अब 1775 में वॉर शुरू हो गया। वॉर शुरू हुआ, वॉर में कहा जाता है 3 फैक्टर ने बड़ा काम किया। एक नेचर का मतलब दोनों की भी बहुत अधिक भौगोलिक दूरी थी, और दूसरा जॉर्ज वाशिंगटन का जो नेतृत्व है वो नेतृत्व बहुत प्रोग्रेसिव था, वो बहुत एक तरह से एग्रेसिव लीडर था और बहुत मतलब उसमें लीडरशिप क्वालिटी थी। तो उसने अमेरिकन लोगों को अच्छे ढंग से जॉर्ज वाशिंगटन ने संगठित किया। मतलब ब्रिटिश बहुत समय तक जॉर्ज वाशिंगटन से घृणा करते रहे, पहला प्रेसिडेंट ही बना था तो घृणा करते रहे। एक हमने मूवी देखी थी, इंग्लिश मूवी थी, उसका नाम था लिंकन, अब्राहम लिंकन पर, जो आपने अभी गृहयुद्ध में नाम सुना है, पढ़ा है ना, गृहयुद्ध पर जा रहे हैं ना क्या? देखो, गृहयुद्ध आपके सिलेबस में नहीं है और वो आगे का टॉपिक है, लेकिन अमेरिकी क्रांति से गृहयुद्ध को थोड़ा मैंने इसलिए जोड़ दिया कि अमेरिकी क्रांति को तीव्रता गृहयुद्ध में मिली। हो सकता है यूपीएससी में आपको गृहयुद्ध पर कभी क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन संयुक्त अमेरिका को समग्रता से जानने के लिए जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो अमेरिकी क्रांति से ही पूछेंगे, गृहयुद्ध से वो नहीं पूछेंगे। लेकिन यूपीएससी का पता नहीं क्या ट्रेंड है कि जो जाके ऐसा कुछ पूछ देते हैं कि एक टॉपिक से काम नहीं चलता है, थोड़ा आगे भी जानने की जरूरत पड़ती है। ऐसा तुम गौर करके देखोगे कहीं यूपीएससी में हमेशा प्रश्नों को देखने के बाद लगता है कि थोड़ा इधर से पढ़े होते तो हो जाता। तो हम इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। हल्का सा मैंने गृहयुद्ध के बारे में भी संक्षिप्त में दे दिया। तो अब्राहम लिंकन गृहयुद्ध में था, तो हमने एक मूवी देखी थी, उसका नाम था लिंकन। तो लिंकन नामक मूवी में जो मूवी में दिया था उसमें अब्राहम लिंकन अपना कन्वर्सेशन मित्रों के साथ करा। अब्राहम लिंकन को दिखाता है एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ह्यूमर का व्यक्ति, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ह्यूमर का था, मतलब उस मूवी में। अब रियल लाइफ में कैसा था आई डोंट। तो अपने थोड़ा हंसी मजाक भी अपने जो मेंबर्स होते थे, जो अपने मिनिस्टर्स वगैरह होते थे, उसके साथ वो करता था। उसी में अपने मिनिस्टर्स को कहानी ब्रीफ कर रहा था कि एक्चुअली जो अमेरिका को जब आजादी मिली तो ही टोल्ड दैट एक्चुअली अमेरिकन जनरल जस्ट वेंट टू विजिट लंदन एंड द ब्रिटिश लंदन वेलकम हिम। मतलब अमेरिकन एक जनरल है, वो ब्रिटिश जनरल से जैसे होता है जनरल के स्तर पर जनरल, फॉरेन सेक्रेटरी के स्तर पर फॉरेन सेक्रेटरी, तो एक मिलिट्री जनरल है ब्रिटेन का, वो अमेरिका विजिट हो गया और अमेरिका का मिलिट्री जनरल है ब्रिटेन में लंदन विजिट में गया है और उसको सैनिक हेडक्वार्टर में वेलकम किया है और ब्रिटिश जो मिलिट्री जनरल है वो उसको वेलकम कर रहा है, उसको वार्ता कर रही। दोनों जब वार्ता के टेबल पर बैठे तो कुछ समय के बाद जो अमेरिकन जनरल है उसको वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ी। तो उसने इंक्वायर किया, वॉशरूम तो बताया गया कि और कोई इसको लेकर भी आगवानी करके गया, अपना वॉशरूम में गया। वॉशरूम में गया तो जब वॉशरूम में उसने एक बड़ी विचित्र चीज देखी। उसने देखा कि वहां पर जॉर्ज वाशिंगटन का पोर्ट्रेचर टॉयलेट में लटका। उसको बड़ा अजीब लगा कि हमारा पहला प्रेसिडेंट है, टॉयलेट में उसको लटकाया हुआ है पोर्ट्रेचर। अब ब्रिटिश लोग इतनी घृणा करते थे जॉर्ज वाशिंगटन से, जान के डिसग्रेस करने के लिए वैसा किया था। और विशेषकर जब अमेरिकन सैनिक जनरल आ रहा था तो उस तरह का उस टॉयलेट से तो हटवा देना चाहिए, तो लगता है कि उसी को टीच करने के लिए लगवा दिया। और वो स्वतंत्रता के कुछ समय की बात लेकिन जॉर्ज वाशिंगटन तब तक नहीं था। तो वहां से वो लौट गया, उसको अजीब लगा, अवॉइड कर गया, उसको इग्नोर करके बैठा। तो और ब्रिटिश जनरल उसको टीच करने लगा, हैव यू फाउंड समथिंग इन द वॉशरूम? तो इसने प्रिटेंड किया जैसे हम नहीं देखे कि नो आई डिडंट फाइंड, यू डिडंट फाइंड समथिंग अनयूजुअल देयर, और उसको काउंटर क्वेश्चन किया। तो फिर अवॉइड कर गया, कहा कि नो पॉसिबली नॉट, एवरीथिंग वाज यूजुअल। तो उसने कहा डिडंट यू फाइंड अ पोर्ट्रेचर ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन हैंगिंग देयर? तो अब तो स्पष्ट उसको कहता या आई हैव सीन। फिर अवॉइड करने की कोशिश किया कि देख। तब पूछा कि अच्छा आ जाओ तुम आते रहो, तुम ऐसे भी आते रहते हो, तो हाँ तो ठीक करो, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा क्यों होता है, कुछ करना पड़ेगा मुझे क्या? अच्छा मक्खी की वजह से, तो उसका कोई उपाय करो ना, इसी का जितना उपाय करते हो मक्खी का। तो समझ रहे हो जिस पॉइंट पर हम लोग आए थे, द प्लैनेट्स का पॉइंट है। तो उसने कहा यस हैव यू फाउंड समथिंग अनयूजुअल? तो पहले अवॉइड किया, तो उसने कहा कि अच्छा डोंट यू फाइंड, तो फिर बाद में तो उसको पॉइंट आउट कर दिया कि वो पोर्ट्रेचर, तब और देखो टीच करने के बोलता, डू यू फाइंड दैट इज द राइटफुल प्लेस फॉर हिम? तो तब तक ये बहुत ज्यादा इरिटेट कर चुका था। इसने कहा यस आई फाउंड इट इज द मोस्ट राइटफुल प्लेस फॉर हिम because most of the British are suffering from constipation. When they are just sitting on their, you can say, commode and observing the portraiture of George Washington, so they usually come under such a tremendous pressure. Under the pressure, this pressure just helps them to release quickly. तो अब ब्रिटिश जनरल को ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया उसने। ये बेसिकली जॉर्ज वाशिंगटन के प्रति वहां काफी घृणा थी। तो 3 फैक्टर के कारण अमेरिकन लोग जीते। अंत में फ्रांस का पेरिस में कॉन्फ्रेंस सम्मेलन हुआ 1781 में, और फिर 1783 में, तो औपचारिक रूप में 1783 में अमेरिकन कॉलोनीज को स्वतंत्रता मिली।
आपने एक प्रश्न हमें पाया होगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता से बड़ी क्रांतिकारी घटना थी अमेरिकी संविधान का। आपने पढ़ा होगा उसकी वजह क्या है। जैसे देखो, हमने संघ बनाया, तो हमने संघ में क्या, हम लोगों ने संघ बनाया तो ऑलरेडी हम लोग यूनिफाइड थे, अगर एक्सेप्ट आप प्रिंसली स्टेट्स को छोड़ो, प्रिंसली स्टेट्स का कोई बहुत बड़ा रोल भी नहीं था संघ बनाने में। तो प्रिंसली स्टेट्स को अगर आप अखबार में रखते हैं तो हम लोगों ने जो संघ बनाया वो हम लोगों का संघ एक यूनिफाइड हमारा स्ट्रक्चर था, उसको हमने पार्ट पार्ट करके संघ बना दिया। अब अमेरिकी लोगों का देखो संघीय व्यवस्था कैसी थी। उन्होंने पहले जब 13 उपनिवेश आजाद हुए, जब उन्हें आजादी की स्वीकृति मिली तो सब हाथ मिला के जाने लगे कि ठीक है, यस, बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस नाउ। एक ने 1781 में, तो दूसरे से कहने नहीं हम लोग कहां जा सकते हैं, हम लोग को मिलजुल के एक सिस्टम बना, वी हैव फॉट टुगेदर एंड वी अमेरिकन्स हैव टू लिव टुगेदर। तो मैं छोटे राज्य ने कहा कि नहीं, आप लोग बड़े लोग हैं, आप हमें दबाएंगे, बाद में आप अपना बनेगा, क्योंकि हम आपसे शासित होना चाहेंगे, तो हम लोग किस तरह का गुजारा करेंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग बैठेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। एक रास्ता निकाला पहले 1781 में, उसको कहते हैं द रूल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन। उसमें यह किया कि चलिए विदेश प्रतिरक्षा ये दो पर हमारा कॉमन एक सहमति रहेगी, वो हमारा आपसी मुद्दा रहेगा, बाकी बातों में राज्य जितने स्टेट्स हैं स्वतंत्र हैं। 1781 से लेकर 1789 तक यही परिसंघ के नियम के तहत ये किसी तरह आपस में बंधे रहे। तो बंधे रहे लेकिन वो चल नहीं पाया। चलने की वजह इसलिए नहीं थी कि जैसे अब सबसे बड़ा खतरा तो इनको यूरोपीय देश थे, क्योंकि वहां से बहुत पता चलता था कि बहुत ज्यादा निर्यात करते थे अमेरिका में, वहां पर धीरे धीरे उनकी इकोनॉमी डेवलप थी। अमेरिकन लोगों की इकोनॉमी उतनी डेवलप नहीं, उसमें नहीं हो पाई थी, डेवलप तो थी लेकिन उसको जैसे उस समय क्या होता है, कोई भी अर्थव्यवस्था को सुरक्षा के लिए उसको सरकार का सपोर्ट चाहिए होता है। सरकार उसको निर्यात को बढ़ावा देती है, आयात पर अंकुश लगाती है, उद्योगों को स्थापित करने में सहायता करती है। तो सरकार की सक्रिय भूमिका यूरोप में थी अर्थव्यवस्था के संचालन। तो यहाँ पर जो धनी मानी लोग थे अमेरिका में, जो पूंजीपति थे, जो बैंकर्स थे, जो वित्त प्रबंधक थे, वो चाहते थे हमारे यहाँ एक मजबूत सरकार हो जो हमारी इकोनॉमी को बढ़ावा दे। लेकिन जो छोटे किसान थे, कारीगर थे और जो निर्धन लोग थे, तो उन छोटे किसान, कारीगर और निर्धन लोगों को लगता था कि नहीं, अगर ऐसा होगा तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और हम लोगों पर पुलिस और सेना की सहायता से शासन भी करेगी और अतिरिक्त कर लगाएगी। तो एक हुआ धनी बना मतलब कुलीन बना कॉमनर्स, या धनी बना निर्धन अमेरिकन, धनी बना जनसामान्य अमेरिकन। ये मुद्दा था। जनसामान्य अमेरिकन को एक कमजोर संघ चाहिए था, वहां पर धनी लोग थे, पूंजीपति थे, वित्त और बैंकर्स थे, उनको शक्तिशाली संघ चाहिए था, तो वो चाहिए था। दूसरा मुद्दा था बड़े राज्य और छोटे राज्य। पहले तय हुआ कि हमारा पहले विधानमंडल होगा, तो विधानमंडल कैसा होगा, तो विधानमंडल इस प्रकार का होगा कि हम लोग मतलब पहले हुआ कि एक सदन होगा, एक ही सदन होगा, एक चैम्बर होगा और विधानमंडल। तो उसमें जो छोटे राज्य थे वो कहते थे कि सभी राज्यों को आपको समान प्रतिनिधित्व देना है, आकार जो भी हो, प्रतिनिधित्व राज्य का मिलेगा। तो राज्य का प्रतिनिधित्व मिलेगा तभी यह चल पाएगा, अगर राज्य का प्रतिनिधित्व ना हो तो फिर यह सिस्टम नहीं चल पाए। तो बड़े राज्य कहते थे देखो हम बड़े आकार के, हमें इतनी जनसंख्या है, आपकी इतनी कम जनसंख्या है, तो क्या जस्ट है, न्यायपूर्ण है। तो छोटे राज्य कहते थे दिन टाटा बाय बाय, हमें क्या पता, हम तो कह रहे हैं कि जाने दीजिए, फिर हम जाने। तो कहते नहीं रुकिए रुकिए, कुछ रास्ता निकालते हैं। तो रास्ता निकाला गया, चलिए दो चैम्बर्स बनाते हैं। एक अपर चैम्बर होगा जो सीनेट होगा, दूसरा चैम्बर होगा जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होगा। सीनेट में सभी स्टेट को दो दो मेंबर्स भेजने का अधिकार होगा और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिले। तो एक बात आप आज भी गौर करते होंगे, अमेरिका में सेनेट ही ज्यादा पावरफुल है। हालांकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वैसा कमजोर नहीं है जैसा भारत में राज्यसभा या ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और भी कमजोर है, लेकिन हाँ सीनेट में ज्यादा पावर और वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। उसमें सभी को दो मेंबर्स भेजने का अधिकार है। आज 50 स्टेट्स अमेरिका में, तो 100 सीनेट के मेंबर्स, तुम जानते हो। तो ये तय हो गया। अब तीसरा मुद्दा था दास राज्य और स्वतंत्र राज्य का मुद्दा। तो ये दास राज्य और स्वतंत्र राज्य का मुद्दा क्या है उसको देखिए। अब देखो, ये जो अमेरिका की जो दक्षिणी पार्ट है इसमें बागवानी खेती थी और जो उत्तरी भाग था उसमें उत्तरी भाग में कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण हो चुका था। तो इधर बागवानी खेती थी, उधर औद्योगिकरण हो चुका था। ओके, तो अब उत्तरी अमेरिका के जो पूंजीपति थे, वो उत्तरी अमेरिका के पूंजीपति जो व्यापारी थे, धनी व्यापारी थे, पूंजीपति, बैंकर्स, ये सब। तो अब यहाँ पर उत्तर में दास की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वैसे भी जो दास जो वर्कर्स होते हैं, अब यूरोप में देखो जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो दास व्यवस्था का ऑटोमेटिकली समाप्ति होनी थी। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में दास अच्छे काम नहीं कर पाते, स्किल लेबर चाहिए। पता चला जाएंगे अपना हाथ ही काट लेंगे, उल्टा मशीन से एक लाइबिलिटी बन जाती है। वहां पर स्किल लेबर चाहिए होता है। स्किल लेबर के लिए स्लेवरी सिस्टम की जरूरत नहीं होती। दूसरी बात है कि औद्योगिकरण होता है तो उस समय ब्रिटेन या यूरोप में जनसंख्या तो कम थी, तो जनसंख्या कम होती तो वहां पर एक होता है फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर, यानी स्वतंत्र श्रम सिद्धांत। अगर आप दास व्यवस्था रखेंगे तो फिर इंडस्ट्री में स्वतंत्र लेबर नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी को तो आप कृषि में बांध देंगे। तो उसका तकाजा ही होता है कि फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर होना चाहिए, तो फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर का सिद्धांत होता है। इसलिए दास व्यवस्था इसमें चल नहीं पाती है। दक्षिणी अमेरिकी राज्य कहते थे कि हम दास ही नहीं रखेंगे, बल्कि प्रतिनिधित्व में हमें दासों को भी कुछ वेटेज दीजिए। अब ये थोड़ा एक टेक्निकल पहलू उसको समझना पड़ेगा, मेंटली अलर्ट हो आपने। जैसे देखो, सार्वत्रिक व्यस्त मताधिकार तो नहीं था, सीमित मताधिकार था, समझना। तो सीमित मताधिकार का मतलब है कि धनी वर्गों को ही मताधिकार मिला था, जिसका पेइंग कैपेसिटी थी, दूसरा ऊपर के लोग थे, निम्न वर्ग को तो मताधिकार नहीं था, और दासों को मताधिकार मिलने का सवाल ही नहीं था। सीनेट में तो सभी को दो मेंबर्स भेजना था, तो वहां पर कोई स्कोप ही नहीं था। जहां तक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का सवाल है, तो वहां स्कोप इसलिए था क्योंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में प्रावधान यह था कि जनसंख्या के आधार पर आपका प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो जैसे अगर मान लीजिए आपने तय किया कि हम 1 लाख की जनसंख्या पर एक कैंडिडेट देंगे, ओके, तो आप दक्षिणी राज्य कहते थे कि देखिए आप जो अपने प्रतिनिधि का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर करोगे, उसमें हमारे दासों को भी काउंट कर। बस आप लोग समझ में आई, मतलब दास को मताधिकार नहीं दो, बल्कि अगर वो कहते कि मैं आपको दास को मताधिकार दे दूं तो सबसे पहले वही विरोध करते। दास को मताधिकार नहीं देना, उनका काउंट करके वो रिप्रेजेंटेटिव्स आप हमें देते। तो उत्तरी अमेरिकी राज्य कहते थे हद की हुई आपने, तो दास को रखा हुआ है, वो गलत किया हुआ है, ऊपर से आपको काउंटिंग भी चाहिए, हम नहीं काउंटिंग करें। तो दक्षिण अमेरिकी राज्य बोली तो ठीक है हम चलते हैं। फिर अब ये समस्या कि संविधान में इतनी सारी
कॉन्ट्रडिक्शंस उभर रहे थे कि उसको बनाना भी अपने आप में बड़ी चुनौतीपूर्ण थी। फिलाडेल्फिया में 1787 में इन सबकी बैठक हुई, उसमें 2 साल लगे बनाने में, और उसमें टॉमस, उसमें मुख्य रूप से जो हैमिल्टन है वो फेडरलिस्ट था, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा, थॉमस जेफरसन का भी योगदान रहा। तो अंत में हुआ कि ठीक है, एक बात तय हो गई कि कुछ कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला, समझौता सूत्र हो कि आपके जो दास हैं उनको स्वतंत्र नागरिक का वेटेज या वैल्यू तो हम नहीं देंगे, लेकिन कुछ हम आपको काउंटिंग में दे देते हैं, 5 दास 3 स्वतंत्र नागरिक के बराबर, मतलब 3/5 उनका वेटेज होगा। 3/5 का मतलब हुआ कि जैसे काउंटिंग करेंगे, लेकिन 50 दास हम 30 ही काउंटिंग करेंगे स्वतंत्र नागरिक की तरह। स्वतंत्र नागरिक अगर 30 हुए तो दास 50, मतलब अगर हम स्वतंत्र नागरिक को 3 लाख पर एक कैंडिडेट देंगे तो दासों की गणना के बाद हम 5 लाख पर एक कैंडिडेट तय करते हैं। अलबेटिंग इसमें क्लियर हुआ। तो ये अंत में यही कॉम्प्रोमाइज हुआ और फिलाडेल्फिया में वो संविधान बनकर तैयार हुआ। उस संविधान का यूनिकनेस आपको क्या लग रहा है, जरा सोचिए, जरा यह सोचिए। एक तो पहली संघीय व्यवस्था है, पहली दुनिया में पहली संघीय व्यवस्था, इससे पहले संघ नहीं था। और जब तो अमेरिकी संघ बना था तो यूरोपीय देश हंस रहे थे, पहला प्रयोग था ना, यूरोपीय देश कह रहे थे मैरिज तो हुआ नहीं, लिविंग इन रिलेशनशिप चल रहा, क्योंकि वो संघ को अति कमजोर मानते थे। वो मानते थे संघ कोलैप्स करेगा। बहुत समय तक यूरोपीय देश इस इंतजार कर रहे हैं कि संघ कब कोलैप्स करेगा, और विशेषकर जब सिविल वॉर हुआ तब तो लगा कि संघ कोलैप्स कर ही जाएगा। सिविल वॉर तो देखा है, देखोगे कैसे, मतलब पढ़ा है, 1861 और 65 के बीच हुआ जो सिविल वॉर हुआ, तो तब तो लगा कि अब ये फेडरल सिस्टम अमेरिका का कोलैप्स कर ही जाना, इसको बचने का कोई सवाल नहीं। तो बहुत समय तक वो इंतजार करते रहे, लेकिन अमेरिकी देश जब संघीय व्यवस्था के बाद जब सक्सेसफुल हुआ, दुनिया का सबसे बड़ी शक्ति बन गया, तब यूरोपीय देश भी संघ बनाने के लिए प्रयास करने लगे कि भाई हम भी संघ बनाते हैं। तो ये बनाया यूरोपीय संघ, ब्रेक्जिट हुआ है, लेकिन अमेरिकी संघ की तुलना में कितना पुअर इमिटेशन है। वैसा संघ तो हुआ नहीं, वैसा संघ बनाने के लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो जर्मन लोग कहते हैं कि यूनानी लोग गरीब हैं, हम उनका कर्ज हम सर पर नहीं उठाएंगे, तो ऐसा थोड़ा बनता है। संघ बनने के लिए तो बिहार के में अगर कर कम आता है तो गुजरात में अगर टैक्स ज्यादा आता है, गोवा में ज्यादा आता है, तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, निर्धन राज्यों को मदद करनी पड़ती है। तो आप चाहोगे नहीं हम निर्धन राज्यों को मदद नहीं करेंगे तो संघ कैसे बने? संघ बनने के लिए तो गिव एंड टेक होता है। तो धनी राज्य समझते हैं हम धनी, हम निर्धन का लूट क्यों करें? जर्मनी जब ये पिक्स कंट्रीज में जब यूरोपीय संघ में जो यूरो जोन क्राइसिस हुआ, संकट हुआ, और जो पिक्स कंट्रीज में आपको पुर्तगाल वगैरह, स्पेन और ये ग्रीस में, खास ग्रीस की स्थिति ज्यादा खराब हो गई, तो जर्मनी से कहा गया, जर्मनी मनी लेंडर्स, वहीं से बहुत लोन दिया गया था कि आप थोड़ा सा हेयर कट करिए, लोन को थोड़ा सा कट कर लीजिए, ब्याज को छोड़िए। उन्हें कहा कि नहीं, ये 62 ईयर्स में इनके जो वर्कर्स हैं 62 ईयर्स में रिटायर होकर सी शोर पर जाकर ऐश करते हैं, और हमारे वर्कर्स 65 वर्ष तक काम करते हैं, हम रात दिन मेहनत करते हैं, हम कोई हेयर कट नहीं करेंगे, ये अपना भोग है, हमें लोन चुकाएं। तो संघ कैसे बने? संघ में तो गिव एंड टेक करना पड़ता। तो ये अमेरिकी संघ बना। दूसरी बात, दुनिया का पहला गणतंत्र था, आधुनिक गणतंत्र। अब ये मत बताना कि सर वैशाली के लिच्छ भी गणतंत्र था, वो गणतंत्र सही मायने में नहीं था। ये निर्वाचित प्रेसिडेंट पहला बना था, और निर्वाचित प्रेसिडेंट को बहुत शक्ति दी गई थी। तो निर्वाचित प्रेसिडेंट पहला आया था दुनिया का। तो इसके ये किसको बना था? ब्रिटेन में तो वंशांगत किंग थे, हर जगह एक वंशांगत था, जिसको बाद में धीरे धीरे पावर सीज करके उसको डेमोक्रेसी की तरफ ले गया, मोनार्की के साथ को डेमोक्रेसी बनाया। यहाँ तो कोई नहीं था, इसको निर्वाचित ही बनना था। तो गणतंत्र क्या होता है? तो जिसका हेड ऑफ गवर्नमेंट निर्वाचित होता है वो गणतंत्र होता है। ये आवश्यक नहीं कि सभी प्रजातंत्र गणतंत्र, जैसे आपको ब्रिटेन में गणतंत्र तो नहीं है लेकिन प्रजातंत्र है, 1 मैन 1 वोट है, लेकिन हेड ऑफ जो गवर्नमेंट निर्वाचित नहीं है। भारत गणतंत्र है, यहाँ प्रेसिडेंट का निर्वाचन होता है। तो इंडियन प्रेसिडेंट तो की तो बड़ी अजीब स्थिति है, निर्वाचन भी होता है, पावर भी नहीं। ब्रिटिश मोनार्क को कम से कम पावर नहीं, तो वंशांगत है, ताम झाम बहुत है, ऐशो आराम काफी मिलता है, पावर नहीं है, उम्मीद भी नहीं है। इंडियन प्रेसिडेंट का निर्वाचन भी होता है, चुनाव भी करवाते हैं, हारने का खतरा भी होता है, और उसके बाद वो निर्वाचित होते हैं तो फिर सेरेमनियल बना देते हैं, पावर भी नहीं देते हैं। तो इंडियन प्रेसिडेंट भी काफी फ्रस्ट्रेटेड रहा है, बहुत समय तक फ्रस्ट्रेशन में उनका जिंदगी गुजरा है। यानी झैल सिंह तो बहुत राजीव गांधी से बाद में गुस्सा खा गया था। तो मतलब यही तुम समझो कि जो प्रेसिडेंट होता है वो संविधान सिर्फ कागज पर नहीं होता, व्यवहार में उसको दिशा मिलती है। तो संविधान को व्यवहार में दिशा मिलती है। तो आज भी मैं सोचता हूं कि श्रीमती गांधी जब स्प्लिट की थी, कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस और सत्ता कांग्रेस, जिसमें आपने सुना होगा अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया गया था और बीबी गिरी हार गया था, बीबी गिरी जीत गया था और नीलम संजीव रेड्डी हार गए। उस समय जो संगठन कांग्रेस ने प्लान यही किया था कि नीलम संजीव रेड्डी को प्रेसिडेंट चुनाव करवा के कोई न कोई बहाने हम श्रीमती गांधी की सरकार को अपदस्थ करवा दे प्रेसिडेंट। उस समय तो अनुच्छेद 74 का संशोधन भी नहीं हुआ था कि प्रेसिडेंट हर स्थिति में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का परामर्श मानने के लिए बाध्य है। तो श्रीमती गांधी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। मैं कभी कभी सोचता हूं, क्योंकि संविधान के डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि आर्टिकल्स पढ़ के घर पर बैठे हैं। संविधान तो जब बना और वहां से विकसित हो रहा है, उसको देखते हुए चलो, इतिहास जिस तरह देखते हुए चल रहे हैं उसी तरह सबको देखते हुए, उसी में आप देखते हुए चले। उसमें आज तक मैं सोच रहा हूं कि अगर बीबी गिरी नहीं हारता और नीलम संजीव रेड्डी जीत जाता तो भारतीय संविधान का क्या होता, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के संबंधों की दिशा क्या होती, जरा सोचो। क्या तो संविधानवाद यहीं से तुमको प्रेरणा मित्र पढ़ने की और देखने की मिलेगी। ब्रिटिश और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को मैंने दे दिया, गणतंत्र बना, मौलिक अधिकार दुनिया में सबसे पहले। क्योंकि क्या हुआ कि निर्धन लोग, जो निर्धन तत्व थे, वो कहते थे नहीं, निर्धन तत्व यह कहते थे कि नहीं, जो जनसामान्य थे, कि हमें सुरक्षा आप नहीं देंगे तो हम आपके संघ बहुत पावरफुल हो जाएंगे, हमारी जो फ्रीडम है उनको इनक्रोच करेंगे। उनका कहना था कि फ्रीडम को इनक्रोच करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें सुरक्षा चाहिए। तो 1789 में तो सुरक्षा तब नहीं मिल पाई, लेकिन 1791 में 2 वर्ष के बाद 10 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनिशियल लाए गए अमेरिका में, जिसमें फंडामेंटल राइट्स को दिया गया, इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता की थी। ये तक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला। तो क्या क्या हो गया? या तो संघीय व्यवस्था, गणतंत्र, मौलिक अधिकार और दुनिया मॉन्टेस्क्यू के विचारों के अनुरूप पहली बार सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण। शक्ति का पृथक्करण सभी लोग समझ रहे हो ना? कितने लोग समझ रहे हो? हाँ, बहुत बढ़िया। कुछ हाथ नहीं भी उठे हुए थे। कौन कौन नहीं समझ रहे हो? ईमानदारी से हाथ उठाएं। इसका मतलब मैं मानूं कि सभी लोग समझ रहे हो। उसमें देखो, शक्ति का पृथक्करण अलग चीज और चेक एंड बैलेंस
थोड़ा उससे अलग। इसमें शक्ति का पृथक्करण ही नहीं किया गया, चेक एंड बैलेंस विमान जो न्यूटन के विचारों से प्रभावित है कि सारे ग्रह और पिंड एक दूसरे को संतुलित करते हैं। तो प्रेसिडेंट को विधानमंडल कैसे संतुलित करता है, उसको उस पर महाभियोग लगा सकता है, इंपीचमेंट। और जो प्रेसिडेंट कैसे विधानमंडल को सीमित करता है पावर को, तो विधानमंडल का जो उसका विधि होता है उस पर वो मतलब वीटो लगा सकता है। और कुछ प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति भी तो करता है प्रेसिडेंट सीनेट के परामर्श से। उसके अलावा तुम देखते हो न्यायपालिका है तो दोनों पर अंकुश लगाता है, विधानमंडल पर भी अंकुश लगाता है, कार्यपालिका पर भी लगाता है। न्यायपालिका पर क्या है, तो न्यायपालिका तुम देखते हो कि ऑलरेडी उस पर महाभियोग, इंपीचमेंट का राइट। और न्यायपालिका में जजेज की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट की देखो जजेज की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है। इंडिया में जजेज ने यहाँ के प्रेसिडेंट से नियुक्ति का अधिकार भी छीन लिया। ये दुनिया का पहला जुडिशरी है जिसमें जजेज की नियुक्ति जजेज ही करते हैं। कॉलेजियम सिस्टम में जजेज आर अपॉइंटिंग जजेज, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था आपको पता ही, तो ये आपका ये होता है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जो तुम लोगों को अमेरिकी संविधान के मतलब अमेरिकी क्रांति के महत्व वाले पक्ष पर बस ज्यादा नहीं 5 मिनट टाइम दूंगा, 5-6 पॉइंटों को नोट करवा देता हूं, तुम्हारा काम हो जाएगा, उसका फ्री कर दूंगा। लिखिए अमेरिकी क्रांति का महत्व, अमेरिकी क्रांति का महत्व देकर लिखिए। या यूरोपीय प्रबोधन का वास्तविक क्रियान्वयन सिद्ध हुआ, या यूरोपीय प्रबोधन का वास्तविक क्रियान्वयन सिद्ध हुआ, वास्तविक क्रियान्वयन सिद्ध हुआ। पॉइंट नंबर 2, अमेरिकी क्रांति के साथ क्रांतियों का युग आरंभ हुआ। क्रांतियों का युग यहीं से ना क्रांति शुरू हुई, फ्रांस फिर यूरोपीय क्रांति, क्रांतियों का युग आरंभ हुआ जो फ्रांस की क्रांति से होते हुए 1848 की यूरोपीय क्रांतियों तक घटित होता रहा। फ्रांस की क्रांति से होते हुए 1848 की यूरोपीय क्रांतियों तक घटित होता रहा। पॉइंट नंबर 3 देखिए, यह उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का प्रतीक बन गया। उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का प्रतीक बन गया। मतलब इस बात को समझे कि नहीं, ये पहला दुनिया का उपनिवेश था जो आजाद हुआ था क्या। तो ये दुनिया में मतलब इसके बाद इट बिकेम अ सिंबल ऑफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। और अमेरिकन लोग वही हमेशा चालाकी करते हैं, दुनिया की जो सिंपैथी लेनी होती है तो कहते हैं एशियाई अफ्रीकी देशों के कि तुम हमसे चिंता मत करो, हम तुम ही हैं, हम भी तुम्हारी तरह उपनिवेश से आजाद हुए, तुम्हारे दर्द को समझते हैं, और तब चुपके से उसको उपनिवेश बना लिया। मतलब वो अपनी पहली पहचान अभी भी अपने आप को उपनिवेश के रूप में ही दिखाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी अभी भी अपने आप को चाय वाले के रूप में पहचान दिखाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद विरोधी मूवमेंट का प्रतीक बन गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 लिखिए। विश्व की पहली संघीय व्यवस्था की स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व का पहला आधुनिक गणतंत्र। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व का पहला आधुनिक संविधान। आधुनिक लिखित संविधान। विश्व का पहला आधुनिक लिखित संविधान। नेक्स्ट वन, ठीक है, मौलिक अधिकार का नेक्स्ट वन, मानव अधिकार एवं व्यक्ति के अधिकारों का रक्षक। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 लिख दीजिएगा कि इस क्रांति के पश्चात एक ऐसे सशक्त राष्ट्र का उद्भव हुआ, शक्तिशाली राष्ट्र का उद्भव हुआ जो लगभग 150 वर्षों के पश्चात विश्व राजनीति में निर्णायक भूमिका अदा करने लगा। देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें कि इसमें 9 पॉइंट्स हमने दिए, आपको 9 पॉइंट्स के लिए बॉदर नहीं करना। वक्त पर अगर 5 बढ़िया पॉइंट्स याद आ जाए, मतलब 2 मिनट समय दो, इतना जल्दबाजी क्या है, कमिटमेंट तो नहीं है ना। 2 मिनट आप जैसे इसमें 5 अच्छे पॉइंट्स आपको मिल जाए, इधर में हेलो थोड़ा सा 5 अगर अच्छे पॉइंट्स मिल जाए वही निकाल कर लिख लेना। अब 4-5 जो लास्ट में क्वेश्चन दिया है उसको पहले तुम लोग पढ़ लेना, और थोड़ा सा अमेरिकी गिरयुद्ध पर हल्की सी नजर मार देना, क्योंकि अमेरिकी गिरयुद्ध हमारे डायरेक्ट काम का नहीं जुड़ता है, उसका संविधान के विकास में और अमेरिका की पूरी बात के विकास में उसकी जानकारी चाहिए होगी। थोड़ा सा आप होमवर्क मैं दे देता हूँ। हाँ, इससे पहले थोड़ा सा मास्क नजदीक में आ गया ना, मास्क ऊपर करना, मास्क ऊपर करना होगा, अपने नीचे करते हैं। थोड़ा सा आप लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं। मानव अधिकार और व्यक्ति के अधिकार में फर्क ये होता है कि मानव में एक पूरे मानव समूह के अधिकार की बात है, व्यक्ति का अधिकार का मतलब कि एक व्यक्ति का सुख दुख, उसका निजत्व, जैसे आपका खात्मा,
एक तरह से मानव से एक स्टेप आगे हो जाता है व्यक्ति का। मानव में आप सारे व्यक्तियों के अधिकारों की बात करते हो, लेकिन जो व्यक्ति का अधिकार है उसमें एक व्यक्ति का अधिकार होता है। एक किसी बच्चे ने पूछा कि प्रबोधन ने आधुनिक यूरोप की आधारशिला रखी। देखो यूरोप की आधारशिला तुमने हर स्वीकार खींच दिया, बहुत बड़ा ब्लंडर है। की ये की कोई संयोजक नहीं है, ये जो की होता है ये संयोजक होता है, तो मैट्रिको अवेलेबल नहीं है तो क्या, तो की संयोजक होता है। अस्वीकार समझ छोटी पाई, जो बड़ी पाई है की आधारशिला रखी, तो वहां बड़ी पाई होना चाहिए। ये सब अशुद्धि पर ध्यान दो, वहां दिक्कत हो जाएगी आपको। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? उपयुक्त प्रश्न निष्कर्ष किस प्रकार लिखें? देखो निष्कर्ष स्वतंत्र नहीं होता है, निष्कर्ष तुम्हारे राइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि ऊपर जो लिखा है उसका नीचे होता है। जैसे मैंने ऊपर आपने उसका योगदान लिखा और नीचे सीमाएं लिखी, तो निष्कर्ष आप इसमें देख सकते हो कि इस प्रकार, यद्यपि इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रबोधन ने आधुनिक यूरोप की आधारशिला तो रखी, लेकिन उसमें अभी कई लेकिन उसमें कई इस तरह से हमने ऐसे लिखोगे कि प्रबोधन ने आधुनिक यूरोप के विकास में योगदान दिया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी था। इसका अगला कदम हम आगे अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति से होते हुए 19वीं सदी की क्रांतियों में देखेंगे, या कुछ इस प्रकार से, या उतना आप मत जाओ, बहुत लंबा हो जाएगा। आप इसको लिखोगे कि प्रबोधन ने इस यूरोप के आधुनिकरण में भूमिका निभाई, परंतु उसकी भी अपनी सीमा बनी रही थी। बस इतना ही लिखकर छोड़ हो गया निष्कर्ष। तो ऊपर जो भी आप स्टैंड लेते हो निष्कर्ष वही हो जाएगा। यथार्थवाद को पुनः समझा। यथार्थवाद देखो, यही बात मैंने शुरू वाली क्लास में बच्चों को बताने की कोशिश की कि आप लोग जो प्रश्न पूछते हो तो सोशल साइंस के धर्म को समझो। यथार्थवाद कोई एब्सोल्यूट टर्म में नहीं है। तो आप जैसे एब्सोल्यूट टर्म का मतलब ये हुआ कि यथार्थवाद का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जैसे यह इनकी तुलना में यथार्थवादी हो सकते हैं और इनकी तुलना में आदर्शवादी हो सकते हैं। आदर्शवादी का मतलब होता है थोड़ा अव्यवहारिक है, और यथार्थवादी का मतलब है व्यवहारिक है। जैसे गांधी पहले आदर्शवादी विचार लगता था, अब ये पर्यावरण संकट के युग में आतंकवादी युग लगता है कि गांधी के विचार में यथार्थवादी था, जो समय नहीं समझ पाए। तो यथार्थवाद का मतलब होता है जिसको व्यावहारिकता में लागू किया जा सके। इन किसको व्यावहारिकता में लागू किया जा सकेगा, किसे व्यावहारिकता में लागू नहीं किया जा सकेगा, वो बड़ा पर्सनल चीज है। कोई कहेंगे इसको लागू किया जा सकेगा, कोई कहेगा इसको लागू नहीं किया जा सकता। तो तुम लोग तो सोशल साइंस उधर क्या देखो, इधर देखो ना, जहां एक मक्खी भी उड़ती है तुम लोग ध्यान रख लेता। मैं तो परेशान हूं अपने अटेंशन देने के लिए। एक बात बताइए, इस बात को समझ गए आप लोग कि सोशल साइंस में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, कंडीशन के अनुसार चीजें बदलती है। तो अब ब्रीफ संख्या में आपको बता दूं, आप उसको देख लो और फिर आप लोग छुट्टी पालो। जो आउटसाइड सेंटर है, जो ऑनलाइन वाले, वो भी समझ रहे होंगे, मेरा विश्वास है, दिक्कत नहीं हो रही होगी। कितना हो गया? 45 तो हो गया था। हाँ, अब आप 36, 37, 38, 39, 40 तक कर लेना, 440 तक पढ़े। और इसमें थोड़ा सा वीडियो एक बार देखना, पहले आएंगे तो वीडियो की चर्चा करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन को देख लेना, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन डिस्कस करते जाएंगे तो लोग लिखते जाओ, उसी में राइटिंग सीख जाओगे ना। ठीक है, कल मिलते हैं।